और ये 2012 से लेकर 2022 तक का जितना भी यूपी पीसीएस का पेपर है, हर क्वेश्चन से जो जो प्रश्न बन सकते हैं, एक्स्ट्रा चीज़ें जितनी भी हैं वो सभी यहाँ पे कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले 2012 का पेपर, इसमें पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था कि उद्देशिका यानी प्रस्तावना संविधान का एक अभिन्न भाग है, ये किस वाद में आया था, किस कोर्ट केस में आया था? तो ये एसआर मुंबई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया के अंतर्गत ये फैसला आया था 1994 में। पूछा जा सकता है सीधे सीधे कि एसआर मुंबई ये जो केस है काफ़ी फेमस है, कब आया था? तो 1994 में। अब उद्देशिका या प्रस्तावना से संबंधित जितने वाद हैं उसको देख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर बेरूबाड़ी वाद, ये 1960 में आया था, सबका ईयर याद रखना है। बेरूबाड़ी वाद आया था 1960 में। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। बेरूबाड़ी में कहा गया था प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, यह संविधान निर्माताओं के मस्तिष्क को समझने की एक कुंजी है कि किस तरह से क्या सोच के उन्होंने संविधान को बनाया है। तो ये था बेरूबाड़ी। फिर एक आता है गोलकनाथवाद, जिसे गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, ये कोर्ट केस आया था 1967 में। तो गोलकनाथवाद का यहाँ पे डेट याद रखनी है, 1967। इसमें कहा गया था कि जहाँ भी संविधान में अस्पष्टता हो, जहाँ पे भी कोई संदेह हो संविधान में, तो उसको अर्थ को स्पष्ट करने के लिए प्रस्तावना का प्रयोग किया जा सकता है। तो अस्पष्टता के मुद्दे पर प्रस्तावना का यूज हो सकता है, किसने कहा था? गोलकनाथवाद ने। आगे बात करेंगे केशवानंद भारती केस, काफ़ी फेमस, 1973 में आया था। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है और इसे संसद में संशोधन भी, इसमें संसद द्वारा इसमें संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। केशवानंद भारती केस में कहा गया कि मूल ढांचे में जो है इसके परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ये संविधान का भाग है, इसमें संशोधन किया जा सकता है। उसी के बाद 1976 में संविधान में संशोधन जब किया गया था, 42वां संविधान संशोधन, बहुत सारी चीज़ें इसमें चेंज हुई थी। इसी में प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे, जो कि है समाजवाद, पंथ निरपेक्ष, अखंडता, ये सब शब्द जोड़े गए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे। तो ये इसी के बाद, इसी वाद के बाद 73 के बाद जोड़े गए थे 76 में। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे एसआर मुंबई वाद, ये कब हुआ था? तो वही जो भी हमने देखा 1994 में। इसमें कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का अभिन्न अंग है। इसके अलावा इस केस की और एक खास बात थी कि इसने न्यायिक पुनरावलोकन की बात कही थी। अनुच्छेद 356 जो जिसमें राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, उसको फिर से पुनरावलोकन उसका किया जा सकता है, ऐसा इसमें कहा गया था एसआर मुंबई में। तो ये आगे भी आएगा, भी रिपीट भी हुआ, इसलिए यहाँ पे लिख दिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे मूल अधिकार व्यक्ति को जैसा उसे अच्छा लगे उस तरह अपनी जिंदगी की रूपरेखा तैयार करने के लिए सक्षम बनाते हैं। ये किस केस में कहा गया था? तो ये कहा गया था इसी 1967 वाले गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब में ये कहा गया था। मूल अधिकार जो है व्यक्ति जैसा चाहे वैसा रखने की आज़ादी देते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे उपराष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? तो लोकसभा और राज्यसभा के सभी सदस्य उपराष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं, और इसमें मनोनीत सदस्य भी आ जाएंगे, निर्वाचित भी आ जाएंगे। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य भी भाग लेते हैं, निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, यानी संसद के सभी सदस्य इसमें भाग लेते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के। संसद में दोनों आ जाएगा, लोकसभा और राज्यसभा। इसमें विधानसभा शामिल नहीं होती है। अभी हम राष्ट्रपति के बारे में अगर बात करें तो राष्ट्रपति में लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा तीनों आ जाती है, लेकिन इसमें सिर्फ निर्वाचित सदस्य आते हैं, मनोनीत नहीं आते हैं। अब राष्ट्रपति के बारे में किस अनुच्छेद में दिया है? तो आर्टिकल 63 के अंतर्गत दिया है कि एक उपराष्ट्रपति होगा भारत का। राष्ट्रपति के बारे में किस में दिया है? तो आर्टिकल 52 में दिया है कि एक राष्ट्रपति होगा। राष्ट्रपति के बारे में बहुत सारे प्रावधान है, 52 से लेकर 62 तक अलग अलग चीज़ें दी हुई हैं, लेकिन 52 वाला याद रखना है कि एक राष्ट्रपति होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो। 6 साल हो सकती है, मतलब अगर उसकी एज ज़्यादा नहीं है तो 6 साल तक पूरा बना रहेगा, लेकिन पहले ही अगर 65 वर्ष हो जाती है तो पहले ही रिटायर हो जाएगा। इसके अलावा वो पहले भी अपने कार्यकाल के पहले भी त्यागपत्र दे सकता है, या फिर संसद द्वारा संकल्प पारित करके ही उसको हटाया जा सकता है। यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात की जा रही है, अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नहीं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को अगर समय से पहले हटाना है तो उस पर उसी तरह की कार्रवाई होगी जैसे भारत के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जाता है। उतना ही सम्मान इसको भी प्राप्त है जितना भारत के मुख्य न्यायाधीश को प्राप्त है, और संसद में उसका महाभियोग चलेगा, उसके बाद उसको हटाया जाएगा। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन थे। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो राजीव कुमार है, 25वें ये मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। अन्य चुनाव आयुक्त में कौन कौन है? तो 2 अन्य चुनाव आयुक्त हैं जो कि हैं अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। दोनों का नाम यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल। यहाँ पर हमने सिर्फ मुख्य निर्वाचन आयुक्त की बात की थी, अन्य निर्वाचन आयुक्तों को हटाया जा सकता है इन्हीं की सिफारिश पर। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर अन्य निर्वाचन आयुक्तों को राष्ट्रपति के द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। आगे बात करेंगे
अभी हाल ही में इसके लिए फैसला भी आया है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में कहा है कि निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए एक समिति होनी चाहिए। उस समिति में कौन कौन सदस्य होगा, तो उसमें प्रधानमंत्री होगा, लोकसभा में विपक्ष का नेता होगा और भारत का मुख्य न्यायाधीश होगा। तो ये भी कोर्ट का फैसला आया है, लेकिन अभी उस पर माना जाता है या नहीं जाता है वो तो सरकार पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रीय विकास परिषद क्या है, तो ये कार्यकारी निकाय है। ये गैर संवैधानिक है, गैर सांविधिक है, मतलब ये केवल सलाह देने का काम करती है, एक सलाहकारी निकाय है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 6 अगस्त 1952 में इसकी स्थापना हुई थी। ये योजना आयोग और राज्यों के बीच में कड़ी के रूप में काम करती है। यहाँ पे डेट इंपॉर्टेंट है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी, 6 अगस्त 1952 को। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो प्रधानमंत्री। नेक्स्ट है संवैधानिक प्राधिकरण कौन कौन से, इसमें पूछा गया था निम्न में से कौन सा संवैधानिक दर्जा नहीं है, तो यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग जो है ये संविधान में इसका वर्णन है, किसमें, आर्टिकल 243 के में, 243 के में, जो कि पंचायतों से संबंधित आर्टिकल है 243, और इसमें बहुत सारे खंड आ जाते हैं, तो के में है राज्य निर्वाचन आयोग। फिर राज्य वित्त आयोग 243 आई में है। जिला पंचायत का उल्लेख किसमें किया गया है, तो 243 बी में किया गया है। इसी में ग्राम पंचायत भी है, इसी में जिला पंचायत भी है, 243 बी। इसके अलावा एक और ऑप्शन था कि राज्य निर्वाचन अधिकारी। राज्य निर्वाचन अधिकारी जो है इसका उल्लेख संविधान में नहीं है, ये एक पद होता है बस। नेक्स्ट बात करेंगे नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 148 के अंतर्गत। इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में हमारे सीएजी कौन है, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, ये हैं गिरीश चंद्र मुर्मू। इनका कार्यकाल कितना होता है सीएजी का, तो कार्यकाल होता है 6 वर्ष या फिर 65 वर्ष, जो भी पहले हो, 6 वर्ष याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे धन विधेयक किस आर्टिकल में आएगा, तो 110 के अंतर्गत, और इसमें इसको पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति की आवश्यकता होती है। पूर्वानुमति से केवल लोकसभा में ही पेश हो सकता है, धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं हो सकता। धन विधेयक का निर्णय कौन लेगा कि ये धन विधेयक है या धन विधेयक नहीं है, तो लोकसभा अध्यक्ष निर्णय लेता है कि ये धन विधेयक है या फिर नहीं है। उसके बाद ये जब लोकसभा से पास हो जाता है तो राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा इसको 14 दिन तक सिर्फ रोक सकती है, और उसके बाद उसको अपने आप ही पास मान लिया जाता है। तो 14 दिन तक बस रोकने का अधिकार है, कोई चेंजेस वगैरह कुछ नहीं कर सकती राज्यसभा धन विधेयक के केस में। जब ये धन विधेयक लोकसभा से राज्यसभा तक जाता है तो वहाँ पे एक पत्र, उसमें संलग्न पत्र होता है कि ये धन विधेयक है, इसीलिए वो कुछ नहीं कर पाती उस पर। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रपति किसी विधेयक पर गतिरोध होने पर लोकसभा राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुला सकता है, किस आर्टिकल के अंतर्गत, तो 108 के अंतर्गत। राष्ट्रपति जो है संयुक्त बैठक बुलाता है लोकसभा और राज्यसभा की, अगर कहीं पे भी कोई गतिरोध उत्पन्न हो रहा हो, और ये गतिरोध जो है धन विधेयक पे काम नहीं करता और संविधान संशोधन विधेयक पे काम नहीं करता। ये वित्त विधेयक पे काम करेगा, ये साधारण विधेयक पे काम करेगा, लेकिन धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पे एक साथ मतलब संयुक्त बैठक का आयोजन नहीं हो सकता है। यहाँ पे अध्यक्ष कौन होंगे, अगर संयुक्त बैठक होगी तो लोकसभा के अध्यक्ष होंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन सिर्फ एक ही पूछा जाता है, कोई छोटा सा। ये सब चीज़ें जो मैंने एक्स्ट्रा लिखी हैं, ये सब की कुछ भी इससे क्वेश्चन पूछा जाए तो गलत ना हो। तो बहुत मेहनत से ये PDF और ये वीडियो बना है, तो वीडियो को लाइक वगैरह सब्सक्राइब वगैरह कर दिया करिए अगर अभी तक आपने नहीं किया तो। नेक्स्ट यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो है मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, तो लोकसभा के प्रति, और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है और व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति। नेक्स्ट है यहाँ पर राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। आर्टिकल नंबर 155 के अंतर्गत कहा गया है कि हर राज्य में एक राज्यपाल होगा। अब एक राज्यपाल जो है वो एक से ज़्यादा राज्यों के लिए भी नियुक्त हो सकता है, लेकिन ये किस संविधान संशोधन में दिया है, याद रखना है। 7वें संशोधन में कहा गया था, 1956 में आया था ये संशोधन। इसमें कहा गया था कि एक राज्यपाल जो है एक से ज़्यादा दो या दो से अधिक राज्यों में भी राज्यपाल रह सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए समर्थन कितने लोगों का होना चाहिए, तो 50 लोगों का इसमें समर्थन होना चाहिए। अगर अविश्वास प्रस्ताव लोकसभा में पास हो गया तो जो लोकसभा है उसमें मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। तो ये कहा गया कितने सदस्यों को यहाँ पर समर्थन होना चाहिए, 50 सदस्य। ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित राष्ट्रपति कौन थे, तो ये चौथे राष्ट्रपति थे वीवी गिरी। 1969 से 74 तक ये थे चौथे राष्ट्रपति। और ये जो ट्रेड यूनियन आंदोलन आया था, ये शुरू हुआ था, ये 1920 का आंदोलन है, ट्रेड यूनियन आंदोलन। और इसमें जो पहले अध्यक्ष बने थे वो थे लाला लाजपत राय, और पहले जो महासचिव बने थे वो थे दीवान चमन लाल। दोनों लोग का नाम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, लाला लाजपत राय और दीवान चमन लाल। और बाद में 1926 में जाके फिर ये वीवी गिरी भी इससे जो इसके अध्यक्ष वगैरह बन गए थे। सदस्य पहले से थे लेकिन बाद में इसके अध्यक्ष भी बने थे। अन्य नेता जो ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित है, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है लेकिन देख लीजिए। CR दास इससे संबंधित थे, जवाहरलाल नेहरू थे, सुभाष चंद्र बोस थे, GM सेन गुप्ता थे, वीवी गिरी, सरोजनी नायडू, ये लोग भी ट्रेड यूनियन आंदोलन से संबंधित थे।
नेक्स्ट है यहाँ पर, राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से देश हित के मुद्दों पर या देश की अखंडता, सुरक्षा, इन संबंधी मुद्दों पर सलाह ले सकता है। ये किस आर्टिकल के अंतर्गत राष्ट्रपति जो उच्चतम न्यायालय है उसे सलाह ले सकता है? तो आर्टिकल 143। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। 143 के अंतर्गत राष्ट्रपति सलाह ले सकता है, लेकिन वो सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। और इसके अलावा अगर ये देश हित से जुड़ा अगर मुद्दा ना हो, अगर देश की अखंडता, सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा ना हो, तो ये जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं या उच्चतम न्यायालय भी उसको सलाह देने के लिए भी बाध्य नहीं है। मना भी कर सकता है, लेकिन कुछ मतलब बहुत कम ही ऐसे केस है जिसमें मना कर सकता है। अगर देश हित का मुद्दा आ जाएगा तो उसमें उनको सलाह देनी ही पड़ेगी। नेक्स्ट बात करेंगे, मूल कर्तव्य शामिल करने वाली समिति कौन सी है? तो ये स्वर्ण सिंह समिति है। ये किस मूल कर्तव्य कब शामिल किए गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत 1976 में। भाग 14 का में है मूल कर्तव्य और अनुच्छेद 51 का में कहाँ से लिया गया है मूल कर्तव्य? तो सोवियत संघ से, जो वर्तमान में रूस है। शुरुआत में 10 मूल कर्तव्य थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और जोड़ा गया और वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं। 11वां जो जोड़ा गया वो कौन सा है? तो 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा। तो ये चीजें सब याद रखनी है इसमें। नेक्स्ट बात करेंगे, संसद में क्या क्या आता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति सभा जाएंगे। किस आर्टिकल में संसद? तो 79 में दिया हुआ है। कौन से भाग में? तो 5वें भाग में। राज्यों में राज्यपाल की संतुति के बिना धन विधेयक को पूरा स्थापित नहीं किया जा सकता। जैसे कि हम लोकसभा की बात करेंगे तो वहां पर भी धन विधेयक नहीं पेश किया जा सकता बिना राष्ट्रपति की अनुमति के। राज्यों में राज्यपाल की अनुमति के बिना धन विधेयक नहीं पेश किया जा सकता। नेक्स्ट है यहाँ पर अनुच्छेद 249, काफी इंपॉर्टेंट है, 249। इसके अंतर्गत कहा गया है कि राज्य सूची पर भी संसद कानून बना सकती है, लेकिन उससे पहले राज्यसभा को अपने उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। कोई राष्ट्र हित से संबंधित कोई मुद्दा है तो उस पर जो संसद है वो भी कानून बना सकती है, लेकिन पहले उसको पास करना पड़ेगा राज्यसभा से। वहां पे उपस्थित और मतदान करने वाले 2/3 बहुमत से पास होना पड़ेगा। और ऐसा जब कानून बनाएगी संसद तो वे 1 साल के लिए वैलिड होगा, लेकिन राज्यसभा में पुनः उसको पारित करके 1-1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है। फिर से उसको मतलब 1-1 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है, लेकिन अगर शुरू में पूछा जाए उसकी अवधि कितनी होगी ऐसे कानून की, तो केवल 1 साल होगी। नेक्स्ट है, संविधान के निर्वचन यानी व्याख्या से संबंधित अगर कोई मामला है तो सुप्रीम कोर्ट में कितने न्यायाधीशों की बेंच उस पर बैठती है? तो 5 न्यायाधीश न्यूनतम होने चाहिए अगर सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या या फिर निर्वचन लिखा रहता है, तो निर्वचन से संबंधित कोई मुद्दा है तो। नेक्स्ट बात करेंगे, पंचायती राज सबसे पहले कहां पर लागू हुआ था? तो नागौर जिले में राजस्थान में लागू हुआ था 2 अक्टूबर 1959 को। और ये किस आर्टिकल के अंतर्गत है पंचायती राज? तो आर्टिकल 40 के अंतर्गत आता है। उसी में सलाह दी गई है कि जो ग्रामीण जो स्थानीय सुशासन की बात की गई है आर्टिकल 40 में। नेक्स्ट है 2013 का पेपर। इसमें पहला जो क्वेश्चन है, राज्यों में विधान परिषद का गठन या फिर विघटन किस अनुच्छेद के अंतर्गत होता है? तो 169 के अंतर्गत विधान परिषद का गठन या फिर विघटन होता है। अब विधान परिषद का गठन कौन करता है या विघटन कौन करता है? तो संसद के द्वारा इसको किया जाता है, गठन या फिर विघटन। तो ये चीज यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। विधान परिषद के जो सदस्य हैं वो विधान परिषद एक स्थायी निकाय है, लेकिन अगर उसका पूरी तरह से उसको समाप्त करना तभी वो समाप्त होगी। जिस तरह से राज्यसभा होती है उसी तरह राज्यों में विधान परिषद होती है। यूपी में भी है, वर्तमान में यूपी में विधान परिषद के सदस्य कितने हैं? तो 100 हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, अनुसूचित जाति आयोग किस आर्टिकल के अंतर्गत है? तो 338 के अंतर्गत है। लेकिन एक संविधान संशोधन हुआ था इसमें, 89वां संविधान संशोधन 2003 में हुआ था, ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें कहा गया था कि 2001 और आर्टिकल जोड़ दिया गया 338A। तो 338 में अनुसूचित जाति आयोग हो गया, 338A में अनुसूचित जनजाति आयोग हो गया। दोनों आर्टिकल बहुत पूछे जाते हैं। 338 में है जाति आयोग और 38A में है जनजाति आयोग। पहले दोनों एक ही में था। 2003 में ये संशोधन हुआ था, 89वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तर प्रदेश में विधान परिषद की सदस्य कितने हैं? तो 100, वही अभी जो हमने देखा। इसमें से 1/6 सदस्य जो है, ये बहुत पूछा जाता है, कितने सदस्य विधान परिषद में मनोनीत किए जाते हैं राज्यपाल के द्वारा? तो 1/6 सदस्य। साहित्य, विज्ञान, कला या फिर समाज सेवा की फील्ड से इनको लिया जाता है। और 1/3 इसके सदस्य जो हैं वो विधानसभा सदस्यों के द्वारा यहाँ पे चुने जाते हैं। विधानसभा सदस्यों के द्वारा उनका निर्वाचन होता है 1/3 सदस्यों का। और 1/3 जो है उसमें से 1/3 स्थानीय निकाय और जो नगर पालिका जिला बोर्ड होता है उसके द्वारा चुने जाते हैं। फिर 1/12 सदस्य जो होते हैं वो अध्यापकों द्वारा, जो माध्यमिक शिक्षा से ऊपर वाले अध्यापक होते हैं उनके द्वारा, जिनको 3 साल का एक्सपीरियंस हो, उनके द्वारा चुने जाते हैं। फिर 1/12 सदस्य जो हैं स्नातकों के द्वारा, मतलब जो ग्रेजुएट लोग हैं, जो 3 साल तक के ग्रेजुएट हैं कम से कम, उनके द्वारा चुने जाते हैं। तो 1/6 राज्यपाल द्वारा, 1/3 विधानसभा और स्थानीय निकाय के द्वारा, और स्नातक और अध्यापक, स्टूडेंट और टीचर के द्वारा 1/12। तो ये याद रखना है, पूछ लिया जाता है।
नेक्स्ट है यहाँ पर लोकसभा में एंग्लो इंडियन, ये जो अब प्रावधान खत्म कर दिया गया है तो इसको अब नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन आया था तो आर्टिकल 331 में है। आगे से ये क्वेश्चन हम आगे फिर से किसी पेपर में आएगा तो इसको नहीं करेंगे। नेक्स्ट है आर्टिकल 39A क्या कहता है, इसमें मैच करने को आया था। 39A में है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 39A में दिया हुआ है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। फिर नेक्स्ट है आर्टिकल 40 कहता है ग्राम पंचायतों का गठन। आर्टिकल 40 किससे संबंधित है, ग्राम पंचायतों से संबंधित है। और 44 किससे संबंधित है, तो समान सिविल संहिता या फिर यूनिफॉर्म सिविल कोड से संबंधित है आर्टिकल 44। नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल 48 क्या कहता है, कृषि और पशुपालन के बारे में। 48A में क्या है, तो पर्यावरण का संरक्षण संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा। यहाँ पे वन और वन्य जीव दोनों की बात की गई है। थोड़ा घुमा के अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो 48 में है वन और वन्य जीवों की रक्षा, इसके अलावा पर्यावरण के बारे में है। तो ये सभी DPSP के अंतर्गत आते हैं, नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट है बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो 1861 में की गई थी। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में हाईकोर्ट की स्थापना 1861 में। केंद्रीय लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण और पंचायत से संबंधित जितनी भी समितियां सब यहाँ पे देख लेंगे। एक पूछी गई थी कोई सी, तो बलवंत राय मेहता ही एक ऑप्शन था उसमें। तो सभी समितियां यहाँ पे देखेंगे, बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता 1977, फिर ये वाली याद नहीं रहती, हनुमंत राव समिति 1984, फिर GVK राव समिति 1985, LN सिंघवी समिति 1986। ये देख लीजिएगा, पहले GVK राव आ रही है, सिंघवी आ रही है, इसी में कन्फ्यूजन होता है 85-86 वाले में। तो पहले राव फिर सिंघवी, पहले राव फिर सिंघवी, पहले R फिर S। नेक्स्ट बात करेंगे अगली जो है PK थुंगन समिति, जो कि 1988 में आई थी। जितनी भी समितियां हैं निर्वाचन से संबंधित, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित या फिर वित्त से संबंधित, सब हमने एक ही जगह एक वीडियो में कराया हुआ है। 3-4 दिन पहले का वीडियो है, आप जाके देखिएगा सभी वीडियोज़ वाले में। तो 5-6 दिन पहले का आपको एक वीडियो मिल जाएगा जिसमें सब समितियाँ कवर की हुई हैं और सभी बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं। यही यहाँ पे क्वेश्चन था, एक ही यही वाला स्टेटमेंट सही था कि प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं पंचायत समिति के सदस्य। नेक्स्ट है जो अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती है, किसके लिए होती है ये, तो अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती है ये प्रणाली, अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। नेक्स्ट बात करेंगे योजना आयोग या फिर नीति आयोग जो है एक गैर सांविधिक संवैधानिक संस्था है, मतलब संविधान में इसका उल्लेख नहीं है नीति आयोग का, या फिर पहले योजना आयोग इसको कहा जाता था। और यहाँ पे योजना आयोग का गठन कब हुआ था, तो 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग गठित हुआ था। और बाद में इसको जो है अब जो है इसको नीति आयोग कहा जाता है। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ था। 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग का गठन हुआ, 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का। इसके अलावा यहाँ पे यही एक गैर संवैधानिक था, और जो ऑप्शन थे उसको भी देख लेंगे। संघ लोक सेवा आयोग किसके अंतर्गत आता है, तो ये संविधान में इसका वर्णन है, आर्टिकल 315 के अंतर्गत आता है ये संघ लोक सेवा आयोग। और राज्य लोक सेवा आयोग जो है ये भी इसी के अंतर्गत आएगा। इसी 315 से 323 के अंतर्गत दोनों आ जाते हैं, मतलब दोनों से संबंधित प्रावधान एक साथ एक ही आर्टिकल में दिए हुए हैं। तो 315 से 323 तक दोनों है, संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोग। केवल एक आर्टिकल अगर दिया रहेगा तो 315 लगाइएगा। कौन सा भाग है, तो भाग 14 है। नेक्स्ट बात करेंगे वित्त आयोग की, तो वित्त आयोग भी संवैधानिक संस्था है, इसका आर्टिकल है 280। अगला है क्वेश्चन, सूचना का अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति की स्वीकृति कब मिली थी, तो 15 जून 2005 को मिली थी। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर किसी अधिनियम पर जब होते हैं तभी वो कानून बन पाता है, तो ये डेट इंपॉर्टेंट होती है। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हुए थे 15 जून को। और जो सूचना आयोग लागू हुआ था ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, लेकिन ये पूछा गया था थोड़ा घुमा के। तो सूचना का अधिकार RTI यानी लागू कब हुआ था पूरे देश में, तो ये 12 अक्टूबर 2005 को, 12 अक्टूबर 2005 को RTI लागू हुआ था। अगला बात करेंगे उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार संबंधी जो अधिनियम है 1950 वाला, ये किस अनुसूची के अंतर्गत आता है। जो 12 अनुसूचियां हैं उसमें किसके अंतर्गत, तो 9वीं अनुसूची के अंतर्गत। कोई भी भूमि सुधार से संबंधित मुद्दा होगा वो 9वीं अनुसूची में ही आएगा। नेक्स्ट बात करेंगे उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की आर्थिक नीति ये कब आई थी, तो 1991 में। उस समय PM कौन थे, तो नरसिम्हा राव थे, और वित्त मंत्री हमारे कौन थे, मनमोहन सिंह। नेक्स्ट यहाँ पर पंचायती राज किसके अंतर्गत आता है, तो भाग 9 के अंतर्गत, अनुसूची 11 के अंतर्गत। यही अगर नगर पंचायतों के बारे में पूछ लिया जाएगा, अगर नगर पालिका के बारे में, तो भाग 9A हो जाएगा और अनुसूची 12 हो जाएगी। और यहाँ पे पंचायती राज की बात की जा रही है तो भाग 9 अनुसूची 11। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य सरकार और स्थानीय निकाय के बीच में, स्थानीय शासन के बीच में जो राजस्व का बंटवारा होता है उसके लिए जो क्या होता है, उसके लिए कौन सी संस्था होती है, तो राज्य वित्त आयोग का उसके लिए गठन किया गया है, जो कि है आर्टिकल 243I में।
243 आई में इसकी स्थापना 1993 में हुई थी, जब पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिल गया उसके बाद ही ये राज्य वित्त आयोग बने थे। और इनका काम होता है जो पंचायती चुनाव होते हैं उनको कराना और जो नगर पालिकाओं से संबंधित चुनाव होते हैं उनको कराना। और बाकी चुनाव आयोग का काम होता है जो एक चुनाव आयोग है हमारा राष्ट्रीय चुनाव आयोग निर्वाचन आयोग, उसका काम होता है विधानसभा के चुनाव को कराना, उपराष्ट्रपति के, राष्ट्रपति के, राज्यों के जो विधानसभा होती है उसका भी चुनाव निर्वाचन आयोग, देश का निर्वाचन आयोग कराता है। नेक्स्ट बात करेंगे औपनिवेशिक स्वराज की मांग, ये किसके अंतर्गत की गई थी? नेहरू रिपोर्ट के अंतर्गत, जो कि 1928 में आई थी। इसमें कौन कौन शामिल थे? तो मोतीलाल नेहरू शामिल थे, मेन व्यक्ति यही थे। फिर जयकर और इसके अलावा तेज बहादुर सप्रू शामिल थे, शोएब कुरैशी, अली इमाम, मंगल सिंह, एस आड़े, सुभाष चंद्र बोस। ये सुभाष चंद्र बोस जो थे ये इस पर डिसएग्री थी क्योंकि यहाँ पे पूर्ण स्वराज की बात नहीं की गई थी और डोमिनियन स्टेटस की बात कही गई थी, औपनिवेशिक स्वराज की बात इसमें कही गई थी। इसलिए सुभाष चंद्र बोस भी इसको नहीं मान रहे थे और जवाहरलाल नेहरू भी इसको नहीं मान रहे थे, जो इनके खुद के बेटे थे मोतीलाल नेहरू के। नेक्स्ट बात करेंगे जाकिर हुसैन पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी। जाकिर हुसैन कौन से नंबर के उपराष्ट्रपति थे? तो ये 2nd नंबर के उपराष्ट्रपति थे और 3rd नंबर के राष्ट्रपति थे। इनके राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी जाकिर हुसैन की। नेक्स्ट बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय के पास मूल, अपीलीय और परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार होते हैं। तीनों क्षेत्राधिकार होते हैं। मूल क्षेत्राधिकार, मूल अधिकारों से संबंधित अपीलीय क्षेत्राधिकार होता है, अपील करके वहां जा सकते हैं। परामर्श संबंधी भी क्षेत्राधिकार इनके पास होता है, राष्ट्रपति इनसे परामर्श ले सकता है। और सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में आएगा? तो 124 में। फिर आता है 1967 से 1971 के बीच में कहाँ पे सबसे ज़्यादा गठबंधन वाली सरकारें बनी थी? अस्थायी बिल्कुल गवर्नमेंट थी, बार बार चेंज हो रही थी। तो कहाँ पे? बिहार में 67 से लेकर 71 के बीच में। नेक्स्ट बात करेंगे 2014 वाले पेपर की। तो निर्वाचन, पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, निर्वाचन आयोग को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। जितने अभी हमने बात की थी निर्वाचन आयुक्तों के बारे में, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्तों को तो केवल महाभियोग से हटाया जा सकता है, मतलब संसद में पूरी प्रक्रिया होती है इनको हटाने के लिए। लेकिन अन्य जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनको मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर राष्ट्रपति कभी भी हटा सकता है। अब निर्वाचन आयोग किस आर्टिकल में? तो 324 में। नेक्स्ट यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो राष्ट्रपति को देगा। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है? 65 वर्ष होता है अधिकतम एज। उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो 28 जनवरी 1950 की सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी। डेट यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस बार ये चर्चा में रहा था। 28 जनवरी 1950 को सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। और इस बार जो इस समय जो इसके CJI है मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं वो हैं DY चंद्रचूड़ और ये 50वें नंबर के हैं। और 2023 इसलिए खास है इसके लिए क्योंकि पहली बार जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपना स्थापना दिवस मनाया है, लेकिन 28 जनवरी को नहीं मनाया है, 4 फरवरी को मनाया है। 4 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने पहली बार अपना स्थापना दिवस मनाया है। और मुख्य अतिथि इस बार कौन थे? ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, सुंदरेश मेनन। सुंदरेश मेनन कौन है? तो सिंगापुर के मुख्य न्यायाधीश है, उनको बुलाया गया था यहाँ पर, DY चंद्रचूड़ ने उनको बुलवाया था। तो पहली बार ही मनाया गया 4 फरवरी को, स्थापना हुई थी 28 जनवरी को। इनके पापा DY चंद्रचूड़ के पापा भी CJI ही थे। अगला यहाँ पे बात करेंगे राज्यसभा की बात करें तो किस अनुच्छेद में है? 80 में है। अधिकतम सीटें राज्यसभा में 250 हो सकती हैं और इनके सदस्यों की पदावधि कितनी होती है? तो 6 साल तक इनकी पदावधि होती है। हर 2 साल में 1/3 सदस्य सेवानिवृत्त हो जाते हैं। न्यूनतम आयु कितनी होती है राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए? तो 30 साल होती है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 साल होती है और राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए 30 साल होती है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल होती है, राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल होती है। ये चीज़ें याद रखनी है। 250 जो ये सीटें होती हैं अधिकतम हो सकती हैं राज्यसभा में, उनमें से 238 जो हैं वो राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से आते हैं और 12 सदस्य राज्यसभा में मनोनीत किए जाते हैं। कौन कौन है? किस क्षेत्र से? साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र पे। तो ये जो 250 है ये अधिकतम सीटों की संख्या है। वर्तमान में 245 ही हैं। वर्तमान में 245 सदस्य हैं राज्यसभा में। नेक्स्ट बात करेंगे संसद किस आर्टिकल में आएगा? तो 79 में। अभी हमने देखा था राज्यसभा 80 में आ रहा था, संसद 89 में आता है। संसद में कौन कौन होता है? तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। ग्राम पंचायत किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 40 में नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत ये आता है। नेक्स्ट है लोकसभा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं लोक लेखा समिति में, जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से होते हैं। 1 साल के लिए लोक लेखा समिति बनाई जाती है और समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अध्यक्ष कौन नियुक्त करेगा? लोकसभा अध्यक्ष करेगा, लेकिन वो जो अध्यक्ष होगा समिति का वो विपक्षी दल से होना चाहिए। विपक्षी दल से ही, ऐसा ट्रेंड है कि विपक्षी दल से ही वो होगा। नेक्स्ट बात करेंगे
केंद्र राज्य संबंध जो विधायी संबंध है वो किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, तो 245 से 255 के अंतर्गत केंद्र राज्य संबंध जो विधायी संबंध है वो आते हैं। और प्रशासनिक संबंध जो केंद्र राज्यों के होते हैं वो 256 से 263 के अंतर्गत आते हैं। केंद्र राज्य संबंधों में जो आर्थिक संबंध है, जो वित्त संबंधी जो संबंध होते हैं केंद्र और राज्यों के, वो 268 से 281 तक आते हैं। 268 से 281 तक आते हैं वित्तीय संबंध। यही पूछा गया था वित्तीय संबंध वाला 268 से 281, लेकिन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, इसको भी देख लीजिएगा, पूछा जा सकता है 245 से 255 किस भाग में है, भाग 12 में। नेक्स्ट बात करेंगे संविधान सभा का विचार सबसे पहले किसके मन में आया था, तो एम.एन. रॉय के मन में आया था 1934 में। फिर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन बने थे बाद में, तो बी.एन. राव बने थे। संवैधानिक, दोनों के नाम में कंफ्यूजन होता है। पहली बार विचार आया था एम.एन. रॉय के अंदर जो मन में, और संवैधानिक सलाहकार जब संविधान सभा बनी थी तब बी.एन. राव बने थे उसके सलाहकार। बाद में ये जो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है, जो जिसका मुख्यालय नीदरलैंड हेग में है, उसके वहाँ पे भी जाकर ये जज बने थे बी.एन. राव। तो ये चीज़ याद रखनी है। नेक्स्ट है प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर थे। इसमें अन्य 7 सदस्य कौन कौन से थे, तो सबके जो पर्यायवाची हैं वो कृष्ण जी की पर्यायवाची हैं। पहले एन गोपाल स्वामी आयंकर, अल्लादी कृष्णा स्वामी आयंकर, इसमें भी कृष्ण आ गया, इसमें गोपाल आ गया। फिर कन्हैया लाल मलिक लाल मुंशी, कन्हैया आ गया। फिर एन माधवराव, ये माधवराव आ गया। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ पूछा जाता है कि माधवराव किसकी जगह पर आए थे, तो बी.एल. मित्र की जगह पर आए थे। इनको बीमार हो गए थे, इन्होंने त्यागपत्र दे दिए थे बी.एल. मित्र ने, तो इसलिए फिर माधव जी आ गए थे, कृष्ण जी फिर से आ गए थे। इसके अलावा टी.टी. कृष्णामाचारी, इनकी ये भी थे, ये जो सदस्य बने थे ये किसकी जगह पर बने थे, और डी.पी. खेतान की जगह पर बने थे। कृष्णामाचारी भी बाद में सदस्य बने थे, पहले नहीं थे ये। माधवराव कृष्णामाचारी किसी जगह पे आए थे, माधवराव बी.एल. मित्र की जगह पर, कृष्णामाचारी डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद आए थे। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा सदस्य हैं, ये है सैयद मोहम्मद सादुल्ला। तो 6 ये हो गए प्लस 1, 7 लोग इसमें थे, और अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट बात करेंगे, पूछा गया था निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं, तो वही फिर से ऑप्शन यही था, योजना आयोग। वित्त आयोग किसमें, 280 में। बाकी जो ऑप्शन दिए थे, वित्त आयोग 280 में, संघ लोक सेवा आयोग 315 में, निर्वाचन आयोग 324 में। अगला है महाभियोग चलाने के कितने दिन पहले राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दी जाती है, तो 14 दिन पहले राष्ट्रपति को पूर्व सूचना दी जाती है कि आपके खिलाफ महाभियोग चलने वाला है। किस आर्टिकल में आता है महाभियोग, तो अनुच्छेद 61 में, 61 में आता है, 61 में। इसके अलावा इसमें कहा गया है कि महाभियोग कैसे चलेगा, तो किसी भी सदन में अगर महाभियोग को पेश करना है, शुरू करना है, तो उसमें पहले 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। जो राष्ट्रपति है उनका आरोप तय होना चाहिए, पहले हस्ताक्षर होने चाहिए 1/4 सदस्यों के, उसके बाद ही शुरू होगा। अब जिस भी सदन में भी, किसी भी सदन में शुरू हो सकता है, चाहे लोकसभा या राज्यसभा, लेकिन शुरू होने के बाद जिस सदन में शुरू हो रहा है वहाँ पे 2/3 बहुमत से उसको पास होना पड़ेगा। 2/3 बहुमत से अगर पास हो जाता है तो दूसरे सदन में उसको भेजा जाएगा, दूसरे सदन में भी जांच होगी, उसके बाद वहाँ पे भी 2/3 बहुमत से अगर पास हो जाता है तब राष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना पड़ेगा। और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है, इस दौरान राष्ट्रपति उस प्रक्रिया में उपस्थित रह सकता है। तो ये सब उसको देखने का अधिकार है, अपनी जो भी चीज़ें हैं उसको। नेक्स्ट बात करेंगे, पंचायती राज से संबंधित कौन कौन सी समितियां हैं, तो बलवंत राय मेहता अशोक, और ये हमने देखा था अभी आगे पीछे भी, तो ये है 1957 में, ये अशोक मेहता 1977 में, हनुमंत राव 84 में, जी.वी.के. राव 85 में, और एल.एम. सिंघवी 86 में। नेक्स्ट बात करेंगे, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और ये बैठक को बुलाता कौन है, आहूत कौन करता है, तो इसको राष्ट्रपति बुलाता है, दोनों सदनों की बैठक को। और ये जो सिंपल बिल होता है उसी केस में ये बैठक का प्रावधान है, अगर दोनों के बीच में गतिरोध हो रहा है, लोकसभा और राज्यसभा के बीच में, आर्टिकल 108। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत का सबसे बड़ा संघ शासित प्रदेश कौन सा है, तो उस टाइम पे जब एक क्वेश्चन पूछा गया था तब अंडमान निकोबार था, लेकिन वर्तमान में केंद्र शासित है लद्दाख। और यहाँ पे इंक्लूडिंग पीओके वाला हिस्सा है, उसको भी हम काउंट करके ले रहे हैं, तभी ये सबसे बड़ा है। नेक्स्ट बात करेंगे, संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा किस केस से संबंधित है, तो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973 में जो मूल ढांचे की बात की गई थी इसी में। इसके अलावा और भी जो ऑप्शन दिए थे, मूल ढांचे वाला यही था, केशवानंद भारती। और ऑप्शन जो इंदिरा साहनीवाद किससे संबंधित है, इंदिरा साहनीवाद आया था 1992 में। ये संबंधित है पिछड़े वर्ग के आरक्षण से। और पिछड़े वर्ग से संबंधित जो आरक्षण है किस आर्टिकल के अंतर्गत आते हैं, तो 16(4), आर्टिकल नंबर 16 की खंड 4 में आते हैं। और इसमें कहा गया है कि जब प्रवेश लिया जाता है उसी टाइम ये आरक्षण काम करना चाहिए, जब पदोन्नति होती है
जब उसका प्रमोशन होता है व्यक्ति का, उस टाइम पे आरक्षण की बात नहीं आनी चाहिए। और अधिकतम आरक्षण कितना होना चाहिए, तो 50% अधिकतम आरक्षण होना चाहिए। बाद में इसमें कई सारे संशोधन भी हुए हैं, जैसे SC/ST से संबंधित जो पदोन्नति से संबंधित उनके संशोधन वगैरह हुए हैं। लेकिन ये इंदिरा साहनीवाद किससे संबंधित है, तो पिछड़े वर्ग के आरक्षण से संबंधित 1992 में आया था। फिर शंकरी प्रसादवाद ये कब आया था, शंकरी प्रसादवाद तो ये 1951 में आया था और ये संविधान संशोधन से संबंधित है। शंकरी प्रसादवाद जो है ये संविधान संशोधन से संबंधित है। रुदल शाहवाद जो है ये 1983 में आया था, ये संवैधानिक अधिकार उल्लंघन से संबंधित है, संवैधानिक अधिकार उल्लंघन से संबंधित। तो इसमें एक ही था जो मूलभूत ढांचे से संबंधित है, केशवानंद भारतीवाद। अगला है यहाँ पर क्षेत्रीय दल बनने की मान्यता क्या होती है, किस आधार पर कोई दल जो है क्षेत्रीय दल बनता है। तो इसमें कई सारी शर्तें हैं, ये वाला क्वेश्चन काफ़ी टफ बन जाता है। यहाँ पे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट रहेगा वो राष्ट्रीय दल बनने की शर्तें रहेंगी। पहले क्षेत्रीय वाली सुन लीजिए। यदि वह दल राज्य की विधानसभा के आम चुनाव में कुल वैध मतों का 6% जो है मत हासिल कर ले, 6% अगर उसको टोटल मत का, टोटल जितने वोट पड़े हैं उसका 6% मिल जाए और दो जगह सीट भी, उसको 2 जगह सीटों पर भी विजय हो, तो इस तरह से वो क्षेत्रीय दल बन सकता है। या फिर वो जो दल है उसको विधानसभा में कुल सीटों का 3% प्राप्त हो, जितने भी मान लीजिए कोई राज्य उसमें जितनी भी विधानसभा की सीटें हैं उससे उन सीटों का 3% प्राप्त हो या फिर 3 सीटें प्राप्त हो। कोई राज्य छोटे होते हैं उसमें विधानसभा की सीटें कम होती हैं, तो उसमें 3% नहीं, उसमें टोटल 3 सीटें भी अगर उसको प्राप्त होंगी तब वो दल बन जाएगा क्षेत्रीय दल। एक चौथी यहाँ पे तीसरी जो शर्त है वो है लोकसभा चुनाव में वैध मतों का 6% उसको प्राप्त हो और कम से कम 1 लोकसभा सीट प्राप्त हो। लोकसभा चुनाव की बात होगी तो 6% वोट प्राप्त हो टोटल मतों का, उसके बाद 1 लोकसभा की सीट भी प्राप्त हो। वहीं पे जब हम विधानसभा की बात कर रहे थे तो यहाँ भी 6% मत प्राप्त करने की बात थी, लेकिन 2 सीट की बात थी। लोकसभा के केस में 6% मत हासिल हो लेकिन 1 लोकसभा की सीट हो। फिर यदि लोकसभा में प्रत्येक 25 सीटों में 1 सीट उसको प्राप्त हो उस दल को, तभी वो क्षेत्रीय दल बन सकता है। हर 25 सीट के बाद 1 सीट उसकी हो तब वो क्षेत्रीय दल बन सकता है। यदि विधानसभा अथवा लोकसभा में कुल वैध मतों का 8% प्राप्त हो, विधानसभा का अगर वोट इलेक्शन हो रहा है 8% मत अगर किसी पार्टी को मिल गए तो क्षेत्रीय पार्टी बन सकती है। या फिर लोकसभा का भी इलेक्शन हो रहा है उसमें भी अगर 8% मत मिल गए तो भी वो क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा उसको मिल सकता है। तो ये शर्तें हैं कुछ क्षेत्रीय पार्टी बनने के। अब राष्ट्रीय दल बनने की शर्तें क्या क्या हैं, तो 4 राज्यों में या तो क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो, 4 राज्यों में क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त होगा तो लोकसभा की राष्ट्रीय दल वो बन जाएगा। या फिर लोकसभा या विधानसभा कोई भी चुनाव हो उसमें 4 अलग अलग राज्यों में वैध मतों का 6% मिलना चाहिए और 4 लोकसभा की सीट पर जीत भी होनी चाहिए। तो 4 लोकसभा की सीट पर जीत और 4 राज्यों में 6% जो है मत उसको हासिल होने चाहिए पार्टी को, तब राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलेगा। 3 राज्यों में लोकसभा में कुल सीटों की कम से कम 2% सीट जीती हो। लोकसभा की जितनी सीटें होती हैं 3 राज्यों में वहाँ पर 2% सीट उस पर्टिकुलर दल को मिलेगी तब वो राष्ट्रीय दल बनेगा। तो इतनी शर्तें हैं। ये वाला क्वेश्चन आप स्किप भी कर सकते हैं, अगर इतना टफ लगे तो थोड़ा बहुत अगर उस टाइम पे ऑप्शन देके याद आ जाए तो कर दीजिएगा, लेकिन सब क्वेश्चन एग्जाम में किसी को नहीं आते हैं तो एक आध छोड़ा भी जा सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय दलों की। कितने राष्ट्रीय दल हैं वर्तमान में, तो 8 हैं। 9वें की बात चल रही है अभी, 8 हैं वर्तमान में। कांग्रेस की बात करें इसका गठन कब हुआ था, तो 1885 में, 1885 में। दूसरी यहाँ पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में इसका गठन हुआ था। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, इसका गठन 1964 में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी का गठन 1980 में हुआ था। कभी कभी इसको अरेंज करने को भी आ जाता है, इसलिए मैंने सबके ईयर लिख दिए हैं उसी ऑर्डर में। बहुजन समाज पार्टी का गठन हुआ था 1984 में। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस का गठन 1998 में हुआ था, ममता बनर्जी वाली पार्टी। फिर है राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन 1999 में हुआ था। फिर नेशनल पीपल्स पार्टी का गठन जो है 2013 में हुआ था। ये जो रिसेंट वाला है मेघालय वाली जो पार्टी है कोनराड संगमा वाली नेशनल पीपल्स पार्टी। फिर अभी जो आप है आम आदमी पार्टी, इसने भी पूरी शर्तें अपनी पूरी कर ली गुजरात चुनाव के बाद, तो ये 9वीं पार्टी बन सकती है नेशनल पार्टी, लेकिन अभी इसका मामला जो है लंबित है। निर्वाचन आयोग ने अभी राष्ट्रीय दल का दर्जा इसको दिया नहीं है। अभी अप्रैल 2023 तक की यहाँ पर डेट भी मैंने लिख दी है, तो ये इस तारीख तक अभी तक नहीं मिला है। नेक्स्ट बात करेंगे आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था, तो 1953 में हुआ था, सबसे पहले जो भाषा के आधार पर गठित किया गया था। फिर हरियाणा का 1966 में गठन हुआ था। हिमाचल प्रदेश का 1971 में। सिक्किम का 1975 में हुआ था। अधिनियम 1974 वाला था। सिक्किम वाला अधिनियम भी पूछ लिया जाता है। यह अधिनियम आया था गठित करने का 1974 में और इसका गठन कब हुआ था, 1975 में। नेक्स्ट बात करेंगे संघीय न्यायालय की स्थापना कब की गई थी, तो 1 अक्टूबर 1937 को। ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। संघीय न्यायालय की स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को की गई थी। किस अधिनियम के तहत की गई थी, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत।
नेक्स्ट है 2015 के सभी क्वेश्चन। राष्ट्रीय अध्यादेश किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 123 1, 2, 3 में आता है अध्यादेश। और ये कब जारी किया जाता है? तो 17 अवसान जब रहे, सत्र कोई ना चल रहा हो लोकसभा संसद का, तब ये जारी किया जाता है अध्यादेश। बाद में संसद जब इसे पारित कर सकती है, मतलब संसद का जब सत्र शुरू हो जाता है तब उसको पारित किया जा सकता है या फिर अस्वीकार किया जा सकता है। लेकिन अगर ये दोनों नहीं किया गया तो ये सत्र शुरू होने की अवधि की 6 सप्ताह तक लागू रहता है। अगर उसको न पारित किया गया न अस्वीकार किया गया तब भी वो 6 सप्ताह तक चलेगा। और एक चीज़ इसमें और याद रखिए कि 2 सत्रों के बीच जो अधिकतम गैप होता है वो 6 महीने होता है। एक सत्र के मतलब खत्म होने के तुरंत बाद अगर अध्यादेश पास कर दिया गया तो अगला सत्र जो है वो 6 महीने का बीच में गैप हो सकता है अधिकतम। तो जो अधिकतम अध्यादेश रहने की समय सीमा है वो कब तक रह सकती है? तो 6 महीने ये, प्लस जब अगला सत्र शुरू होगा उसके 6 सप्ताह तक, तो 6 महीने 6 सप्ताह तक अध्यादेश लागू रह सकता है। तो इसीलिए मैंने सभी चीज़ यहाँ पे लिख दी। अगर किसी भी तरह घुमा फिरा के क्वेश्चन आए तो 6 सप्ताह तक रह सकता है अध्यादेश, लेकिन अगर बीच में जो गैप आ जाता है उसको सबको मिला के अध्यादेश अधिकतम 6 महीने 6 सप्ताह तक रह सकता है। अगला है यहाँ पर विधि के सम्मुख समानता, ये किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल 14 में। कार्य करने का अधिकार आर्टिकल 41 में। कार्य करने के लिए सही मानवीय दशाएं आर्टिकल 42 में। 0 से 6 साल के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा किस में आएगा? आर्टिकल 45 में। यहाँ पर 0 से 6 साल है, 45 में याद रखिएगा, शिक्षा से संबंधित आर्टिकल है। वैसे नॉर्मली अगर बात करें तो 21A में जो आता है 6 से 14 साल वाला है ये। और जो अगर मूल कर्तव्यों की बात करें तो उसमें भी 6 से 14 की बात की गई है। 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा, जो कि 11वें नंबर के मूल कर्तव्य में आता है। तो ये जो है ये अलग है, 45 वाला 0 से 6 की बात करता है ये। अगला है यहाँ पर सूचना का अधिकार, जो है ये विधि का अधिकार है। ये कब लागू हुआ था सूचना का अधिकार RTI? तो 12 अक्टूबर 2005 में। ये रिपीट देखिए, कई सारे क्वेश्चन अब आपको रिपीट मिलेंगे आगे जैसे जैसे हम बढ़ते जाएंगे। संसद सदस्य निर्भरता संबंधी प्रश्न पर राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से सलाह लेगा। अगर संसद सदस्य को मतलब उसको हटाना है, उसको मतलब अर्ह नहीं है, वो निरर्ह है, मतलब जैसे भी संसद से राहुल गांधी को हटा दिया गया, उसी तरह की चीज़ें हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अब ये बन सकता है। तो राष्ट्रपति किससे सलाह लेगा इस केस में? निर्वाचन आयोग से। अब यहाँ पे संसद निर्भरता से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो 102 का 1 है। 102(1) जो है संसद निर्भरता से संबंधित है। ये तो हो गई यहाँ पर सांसद की बात। और ये विधायक की, अगर विधायक का केस आएगा तो वहाँ पे जो निर्भरता से संबंधित अनुच्छेद है वो 191(1) है। 191(1) और 101(1) निर्भरता से संबंधित है। अब हटाने के लिए क्या क्या मतलब केस होना चाहिए? तो पहला तो ये है कि लाभ का पद वो अगर कहीं और मतलब धारण कर लिया, या फिर दिवालिया हो गया, मानसिक स्थिति खराब हो गई, या फिर अवैध नागरिकता है किसी व्यक्ति की, किसी सांसद की, तब उसको उस सांसद को हटाया जा सकता है। अगला जो आरोप है किस आधार पर हटाया जा सकता है वो है दल बदल के आरोपी को हटाया जा सकता है, जो कि अनुसूची 10 के अंतर्गत आता है। दल बदल अगर उसने कर लिया तब उसको हटाया जा सकता है। फिर एक जो मुद्दा आता है वो है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951। इसी के तहत राहुल गांधी को हटाया गया है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम कब आया था? 1951 में। और इसकी किस धारा के तहत हटाया गया? तो धारा 8(3) के, धारा जो 8 है उसका 3 क्लॉज जो है उसके तहत राहुल गांधी को हटाया गया। इसमें कहा गया है कि 2 वर्ष या 2 वर्ष से अधिक अगर सजा मिल जाए अगर किसी सांसद को, तब उसको उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो यही हुआ है राहुल गांधी के साथ। 2 साल की उनको सजा मिली है। किस केस में? 2019 में कर्नाटक में जो एक रैली थी उसी में उन्होंने गांधी जो उपनाम है उस पे जो उन्होंने भाषण के दौरान जो भी चीज़ें कही थी उसी के लिए उनको किया गया है। तो कौन सा ये चीज़ है? जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री काल में राज्यसभा के सदस्य कौन बने थे? मतलब वैसे तो सभी जितने भी प्रधानमंत्री हुए लगभग सभी लोकसभा के सदस्य थे। किसी एक सदन का सदस्य होना चाहिए प्रधानमंत्री बनने के लिए, लेकिन राज्यसभा के सदस्य कौन थे? तो इंदिरा गांधी, HD देवगौड़ा, इंद्र कुमार गुजराल और मनमोहन सिंह। इंदिरा गांधी सबसे पहले, उसके बाद HD देवगौड़ा, फिर इंद्र कुमार गुजराल, फिर मनमोहन सिंह। ये सभी राज्यसभा के सदस्य थे। नेक्स्ट बात करेंगे राज्य वित्त आयोग किसमें है? तो 243(1) में, 243(I) में, सॉरी, ये 243(I) में दिया हुआ है राज्य वित्त आयोग। और ये पंचायती राज को जब संवैधानिक दर्जा मिला उसी के बाद 1993 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया। नेक्स्ट यहाँ पे है अगला, जो प्रथम जनजातीय लोकसभा अध्यक्ष कौन बने थे जनजातियों से संबंधित? ये थे P.A. संगमा। P.A. संगमा बने थे। ये मेघालय से संबंधित है। इन्हीं के बेटे हैं वो जो कोनराड संगमा, जो अभी मेघालय में CM बन गए हैं अब। और इनकी नेशनल पार्टी भी है, जो नेशनल पीपल्स पार्टी, जो भी हमने देखा था राष्ट्रीय पार्टी 8वें नंबर की। नेक्स्ट बात करेंगे 11वीं अनुसूची। ये इसमें क्या दिया हुआ है? तो पंचायती राज से संबंधित है। 73वें संविधान संशोधन 1992 के तहत ये आई थी। और इस अनुसूची में कितने विषय हैं? तो 29 विषय हैं। सब चीज़ इसमें नहीं पूछा गया। जितने भी क्वेश्चन मैंने अभी तक किए हैं उसमें सिर्फ एक सवाल पूछा गया, छोटा सा कोई, और मैंने सब कुछ इसमें किया है क्योंकि
जितने भी क्वेश्चन है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी बन सकते हैं, आगे भी बन सकते हैं। तो पंचायती राज लागू कब हुआ था भारत में, पूरे भारत में कब लागू हुआ था, तो 24 अप्रैल 1993 में। ये संशोधन कब हुआ था, 73वां, तो 92 में। और ये लागू कब हुआ था पंचायती राज, तो 24 अप्रैल 1993। नेक्स्ट है स्थानीय स्वायत्त शासन का जनक किसको कहा जाता है, तो लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। इनके टाइम पे एक एक्ट आया था, स्थानीय स्वशासन एक्ट, 1882 में आया था। बहुत से अच्छे काम इनके टाइम पे हुए थे। जनगणना को नियमित कर दिया गया था 1881 में, हर 10 साल पे जनगणना होने लगी उसके बाद से। इसके अलावा पहला कारखाना अधिनियम इन्हीं के टाइम पे आया था, 1881 में ही पहला कारखाना अधिनियम। नेक्स्ट बात करेंगे, संसद आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत संविधान संशोधन कर सकती है। संविधान संशोधन से संबंधित 368 आर्टिकल है, और लेकिन मूल ढांचे में संशोधन नहीं किया जा सकता है, मूल ढांचे का इसमें उल्लंघन नहीं होगा। नेक्स्ट बात करेंगे, अनुच्छेद 40 कई बार रिपीट हो चुका है, ग्राम पंचायत स्थापना की सलाह इसमें दी गई इसके अंतर्गत, अनुच्छेद 40। नेक्स्ट बात करेंगे, पंचायतों के वित्तीय पुनरावलोकन के लिए राज्य वित्त आयोग हर 5 साल पे गठित किया जाएगा। और इसका गठन कौन करेगा राज्य वित्त आयोग का, तो राज्यपाल के द्वारा इसका गठन किया जाएगा। किसमें, किस आर्टिकल में, आर्टिकल 243I में। राज्यपाल की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है, तो 155 के तहत, 155 में राज्यपाल। इसके अलावा 7वां संविधान संशोधन था 1956, जिसमें एक ही व्यक्ति जो है 2 या 2 से अधिक राज्यों में राज्यपाल नियुक्त हो सकता है। अगला यहाँ पे बात करेंगे, भारतीय राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार किसको प्राप्त है, तो ये महान्यायवादी को प्राप्त है। आर्टिकल नंबर 76 के अंतर्गत ये आएगा। और जो महान्यायवादी है वो किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है, वहाँ बस मत देने का अधिकार नहीं होगा, मत देने का अधिकार नहीं है, और किसी भी कार्यवाही में भाग ले सकता है। इसके अलावा सभी न्यायालयों में सुनवाई के लिए जा सकता है। भारत का अटॉर्नी जनरल, आर्टिकल 76। नेक्स्ट है यहाँ पर, हमारे भारत का जो संविधान है ये सबसे लंबा लिखित संविधान है। और इसके अलावा जो हमारा मौलिक अधिकार है ये अमेरिका से लिया गया है, मौलिक कर्तव्य हमारा रूस से लिया गया है। जब वो सोवियत संघ था तब यहाँ से मौलिक कर्तव्य लिया गया है। नेक्स्ट बात करेंगे, केंद्र राज्य से संबंधित जो समितियाँ हैं उसको देख लेंगे। पहले प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन किया गया था 1966 में। ये भी समितियों वाले पूरा उसमें दिया गया है, वीडियो में देख लीजिएगा समितियों वाला वीडियो। शीतलवाड़ समिति ये 1966 से 67 के बीच में, इसका मतलब 66 में गठित की गई थी, 67 में रिपोर्ट सौंपी थी। शीतलवाड़ समिति 1966 में केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। फिर राजमन्नार समिति इसी से संबंधित है, 69 में इसका गठन हुआ था, 1969 में। सरकारी आयोग का गठन 1983 में हुआ था। जितने भी यहाँ पे समितियाँ हैं इन्होंने क्या क्या इनकी रिकमेंडेशन थी वो सब चीज़ भी उसमें आपको मिल जाएगी उस वीडियो में, तो उसको जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे, पुंछी आयोग का गठन 2007 में हुआ था, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे, इंद्रजीत गुप्ता, एक एक्स्ट्रा इसमें लिखी हुई थी, एक और ऑप्शन था ये इसका। इंद्रजीत गुप्ता समिति का गठन 1998 में हुआ था। ये चुनाव सुधार से संबंधित ये समिति है, इंद्रजीत गुप्ता समिति, और इसका गठन 1998 में हुआ था। आगे बात करेंगे, प्रस्तावना का विचार जो है कहाँ से लिया गया है भारत में, तो अमेरिका से लिया गया है। और प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो ये ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। भाषा ऑस्ट्रेलिया से और विचार जो है ये अमेरिका से। इसके अलावा समवर्ती सूची भी ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर, आपातकालीन प्रावधान किस आर्टिकल में आते हैं, तो आर्टिकल 352 से 360 के अंतर्गत है। किस भाग में, तो भाग 18 में आता है आपातकालीन प्रावधान। जो प्रमुख यहाँ पे अनुच्छेद है 352 में क्या दिया हुआ है, तो युद्ध, बाह्य आक्रमण या फिर सशस्त्र विद्रोह पर आपातकाल लगेगा, तो 352 आपातकाल से संबंधित है। 356 जो है, राज्य में संवैधानिक अगर विफलता हो जाती है तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, तो राष्ट्रपति शासन 356 से संबंधित है। इसके अलावा 360 जो है ये वित्तीय आपातकाल से संबंधित है, अभी तक कभी नहीं लगा है वित्तीय आपातकाल, 360 में है। फिर एक आर्टिकल है आर्टिकल 358, इसमें कहा गया है कि जैसे ही राष्ट्रीय आपातकाल लगता है ये 352 वाला, वैसे ही अनुच्छेद 19 के जितने भी मूल अधिकार होते हैं वो निलंबित हो जाएंगे। जो 6 मूल अधिकार इसके अंतर्गत दिए गए हैं ABCD करके आर्टिकल 19 के अंतर्गत, जो कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता, कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता, वो सब खत्म हो जाएगी 358 के अंतर्गत। इसके अलावा 359 के अंतर्गत 359 में क्या दिया गया है, इस आर्टिकल में दिया गया है कि 20-21 को छोड़कर, आर्टिकल नंबर 20 और 21 को छोड़कर जितने भी मूल अधिकार हैं वो निलंबित किए जा सकते हैं जब ये आपातकाल लगेगा तब। तो 20-21 को बचाने की बात 359 में की गई है। नेक्स्ट है यहाँ पर, संविधान ने कोयला आवंटन घोटाले में CBI को पिंजराबंद तोता कहा था। तो ये पूछा गया था उसी टाइम पे, CBI को पिंजराबंद तोता जो है किस मामले में कहा गया था, तो कोयला आवंटन घोटाले में कहा गया था। मूल कर्तव्य किस अनुच्छेद में आता है, तो आर्टिकल 51A में आता है मूल कर्तव्य। जितने भी मूल कर्तव्य हैं वो सब अभी हम देख लेंगे। अभी ये जो अभी हमने पेपर किया ये 2015 का वो वाला पेपर है जो निरस्त हो चुका था। अब 2015 का वो वाला पेपर पढ़ेंगे जो निरस्त नहीं हुआ था। दोनों हमें पढ़ना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है सबके।
अब पहला यहाँ पर है नमिता शर्मा बनाम भारत संघ का संबंध किससे है, तो सूचना के अधिकार अधिनियम से, जो कि 2005 में आया था, तो उससे संबंधित है नमिता शर्मा बनाम भारत संघ। मूल कर्तव्य किसमें है, तो भाग 4A में। अनुच्छेद की बात की जाए तो 51A में। भाग 4A अनुच्छेद 51A में है। कितने मूल कर्तव्य हैं हमारे, तो स्टार्टिंग में 10 थे, अब 11 हो गए हैं। तो सभी देख लेते हैं। यहाँ पर पूछा जाता है कि निम्न में से कौन मूल कर्तव्यों में शामिल नहीं है, तो सभी यहाँ पर देखना है। पहला है संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत का आदर करना चाहिए हमें। फिर दूसरा है, पहले में सबका आदर करना है, मतलब जो भी राष्ट्रध्वज वगैरह, राष्ट्रगीत, सबका आदर करना है। फिर सेकंड नंबर पे जो आता है, राष्ट्रीय आंदोलन के जो उच्च आदर्श हैं, जो उस टाइम पे लोगों ने बलिदान दिए, उसको याद रखना है और अपने हृदय में संजोना है। फिर तीसरा है, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करना है, मतलब संप्रभुता, एकता की बात कहाँ पे की गई है, तीसरे मूल कर्तव्य में। फिर चौथा है, 1-2 शब्द याद रखने हैं बस, बीच के तो वो याद रह जाएगा। देश की रक्षा और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र सेवा, राष्ट्र सेवा का मुद्दा किस में आएगा, तो ये चौथे में आएगा, चौथे मूल कर्तव्य में। पांचवें में है समरसता, भ्रातृत्व की भावना, धर्म, भाषा, प्रदेश या फिर वर्ग आधारित जितने भी प्रकार के विभेद हैं, भेदभाव हैं, उनसे परे भावना, मतलब वैसी भावना ना रहे। ऐसी प्रथा का त्याग करना है जो स्त्री सम्मान के विरुद्ध हो, मतलब स्त्री सम्मान की बात किसमें की गई है, भ्रातृत्व भावना की बात किसमें की गई है, तो पांचवें मूल कर्तव्य में। और इसमें किस किस आधार पर भेदभाव की रोक है, तो धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, भाषा के आधार पर, प्रदेश के आधार पर या वर्ग के आधार पर भेदभाव नहीं करना है। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे, छठवां है हमारी सामाजिक संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझना और उसका परिरक्षण करना है। तो छठवां मूल कर्तव्य जो है संस्कृति के बारे में, एक शब्द याद रखिए, संस्कृति के बारे में छठवां। और इससे पहले वाला पांचवा किसके बारे में था, तो अच्छी अच्छी भावना रखना है अपने अंदर। सातवां किसके बारे में है, तो पर्यावरण के बारे में, सातवां मूल कर्तव्य। इसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव, वन, झील, नदी और वन्य जीवों की रक्षा करना है, उसका संवर्धन करना है और प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखना है। तो पर्यावरण के बारे में कहा गया सातवें में। आठवां मूल कर्तव्य है हमारा वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करने की बात 9वें मूल कर्तव्य में है। 10वें में व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों से सभी क्षेत्रों में विकास करना है, व्यक्तिगत और सामूहिक दोनों तरीके से। फिर ये जो सबसे लास्ट में जोड़ा गया था, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ये 11वें नंबर का जोड़ा गया है, जिसमें 6 से 14 साल के अपने बच्चों को, कोई भी अभिभावक हों या फिर माता पिता हों, वो अपने बच्चों को शिक्षा जरूर प्रदान करेगा। तो इस 6 से 14 साल तक के अपने बच्चों को शिक्षा देने का इसमें बात कही गई है, ये कर्तव्य बताया गया है। और इसे जोड़ा गया था 2002 में 86वें संविधान संशोधन में, 86 संविधान संशोधन में 2002 में इसको जोड़ा गया। नेक्स्ट बात करेंगे, संविधान की विषय सूचियों के अतिरिक्त विषय पर कानून बनाने की शक्ति किसके पास है, तो 3 सूचियां होती हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और जो बाकी विषय बचते हैं उसको अवशिष्ट शक्ति कहा जाता है। और इस पे जो कानून बनता है वो संसद बनाती है, केंद्र के द्वारा बनाया जाता है कानून। अवशिष्ट शक्ति का अनुच्छेद अगर पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 248। नेक्स्ट बात करेंगे, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कौन कार्य करेगा उसके स्थान पर, उसके सभी कार्य, तो उपराष्ट्रपति करेगा। किस आर्टिकल के अंतर्गत, तो 70, आर्टिकल नंबर 70 के अंतर्गत। और 1969 में ही ये फैसला लिया गया था कि अगर राष्ट्रपति ना रहे, उसका पद रिक्त हो, तो उपराष्ट्रपति उसकी जगह पर कार्य करेगा। लेकिन अगर उसका भी पद रिक्त है, अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है, तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है उनकी जगह पे काम करेंगे। ये फैसला कब आया था, 1969 में। अगर ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी नहीं है उस टाइम पे, तो जो भी वरिष्ठ जस्टिस होगा वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में, वो जो है राष्ट्रपति की सभी काम करेगा। नेक्स्ट बात करेंगे, मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है, तो ये 3 वर्ष या फिर 70 वर्ष। पहले ये 5 साल था, अब ये 3 साल हो गया, 3 साल या 70 साल जो पहले हो तब तक इनका कार्यकाल होगा। ये एक परामर्शदात्री निकाय, मतलब ये परामर्श दे सकती है लेकिन दंड नहीं दे सकता मानवाधिकार आयोग। इसका गठन किया गया था 12 अक्टूबर 1993 में। पहले जो इसके अध्यक्ष बने थे वो रंगनाथ मिश्रा थे, वर्तमान में इसके अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा हैं। इनकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है, जो इनके अध्यक्ष वगैरह होते हैं, तो नियुक्ति होती है राष्ट्रपति के द्वारा। इसके अलावा ये रिपोर्ट किसको प्रस्तुत करते हैं, तो ये राष्ट्रपति को ही अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, राज्य वित्त आयोग किसमें आता है, तो आर्टिकल नंबर 243I में। और इसी राज्य वित्त आयोग का काम होता है पंचायतों का और जितने भी स्थानीय चुनाव होते हैं उनको कंडक्ट कराना। सुप्रीम कोर्ट का रिट का अधिकार किसमें है, तो आर्टिकल नंबर 32 जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, उसमें 5 रिट दी हुई हैं, उसी में आता है ये। अभी देखेंगे सभी रिट पांचों। हाई कोर्ट का रिट जारी करने का अधिकार किसमें आता है, तो आर्टिकल नंबर 226। हाई कोर्ट जो रिट जारी करेगा 226 के अंतर्गत और सुप्रीम कोर्ट 32 के अंतर्गत। अब पांचों रिटें कौन कौन सी हैं, तो 5 रिटें। पहली जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण,
और इसमें का अगर एक शब्द दे दिया जाए तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता की इसमें बात की गई है बंदी प्रत्यक्षीकरण में, कि शरीर उपस्थित करना, एक व्यक्ति को बंदी नहीं बनाया जा सकता है, उसके खिलाफ ये बंदी प्रत्यक्षीकरण आता है। ये किसके लिए काम करेगा? जो व्यक्ति बंदी बनाया गया है उसके लिए, उसकी हेल्प के लिए है, ये है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अगला है परमादेश, इसको मैंडेमस कहते हैं इंग्लिश में। आदेश जारी करना या किसी व्यक्ति, निगम या फिर कनिष्ठ न्यायालय को यहाँ पे आदेश जारी किया जाता है परमादेश के तहत। कनिष्ठ का मतलब होता है छोटा, मतलब कोई बड़ा न्यायालय छोटे न्यायालय को कोई आदेश दे सकता है। फिर आता है अधिकार परीक्षा, तीसरा जो रेट है, इसमें इसका अर्थ होता है कि अधिकार पर प्रश्न करना। कोई भी लोक पद पर अगर व्यक्ति है तो उससे अधिकार के बारे में पूछा जा सकता है कि तुम्हारे अधिकार क्या क्या है, किस अधिकार से तुम कोई काम कर रहे हो, तो यह है अधिकार परीक्षा। प्रतिषेध क्या है? तो रोकना। अगर कोई वरिष्ठ न्यायालय, इसमें रोकना किसको किसको रोका जा सकता है? तो वरिष्ठ न्यायालय कनिष्ठ न्यायालय को रोक सकता है या फिर किसी व्यक्ति को रोक सकता है कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम ना करो, तो इसको प्रतिषेध कहते हैं। और ये तब रोका जाता है जब काम नहीं हुआ है, अभी पहले ही रोक दो। और इसी तरह का एक होता है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में अगर कोई भी फैसला ले लिया गया है, निर्णय ले लिया गया है, कोई अपने अधिकार क्षेत्र के बाहर जाकर किसी ने निर्णय ले लिया तो उसके बाद ही जारी किया जाता है, उसको रोकने के लिए, तो ये है उत्प्रेषण। नेक्स्ट बात करेंगे भारत का अपना लिखित संविधान है, ये स्टेटमेंट था और ये कब अपना संविधान बन के पूरा हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। मत बराबर होने पर निर्णायक मत कौन देगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष देता है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद नंबर 100 के तहत। अनुच्छेद 102 क्या कहता है? तो सांसद अयोग्यता संबंधी निर्धारण करता है, अनुच्छेद 102 भी हमने देखा था। 103 क्या है? तो ये सदस्यों की निरर्हताओं से संबंधित प्रश्नों पर विनिश्चय, जिस आधार पर यह अयोग्यता बोली गई है, मतलब अयोग्यता जिसको ठहराया गया है सांसद को किसी, तो उसकी अयोग्यता से संबंधित कोई प्रश्न है तो उस पर विनिश्चय किया जाएगा 103 के तहत। नेक्स्ट बात करेंगे संसद की जो संयुक्त बैठक होती है उसको आहूत करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, अनुच्छेद 108 के तहत। और ये जो संयुक्त बैठक होगी इसके अध्यक्ष कौन होगा? तो लोकसभा का अध्यक्ष। अगर वो अनुपस्थित है लोकसभा अध्यक्ष तो उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा का उपाध्यक्ष अध्यक्षता करेगा। अगर ये भी नहीं है तो इनकी अनुपस्थिति में कौन करेगा? तो राज्यसभा के उपसभापति करेंगे। अगर लोकसभा के उपाध्यक्ष भी नहीं है तो राज्यसभा के उपसभापति जो हैं अध्यक्षता करेंगे संयुक्त बैठक की। यहाँ पे सभापति की बात नहीं की जाएगी, उपराष्ट्रपति कभी भी संयुक्त बैठक की अध्यक्षता नहीं करेगा। नेक्स्ट बात करेंगे केवल भारतीयों को प्राप्त अधिकार कौन कौन से? तो अनुच्छेद 15 के तहत जो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर विभेद की बात की गई है, अनुच्छेद 15 केवल भारतीयों को प्राप्त है। फिर एक दूसरा जो अनुच्छेद है वो है अनुच्छेद 16। 15 हो गया, 16 हो गया, 19 हो गया, अभी 29, 30 देखेंगे। तो अनुच्छेद 16 कहता है लोक नियोजन में अवसर की समता, ये भी केवल भारतीयों को प्राप्त है। 19 में जितने अधिकार हैं सब सिर्फ भारतीयों को प्राप्त है। 19 में क्या क्या है? तो पहला है यहाँ पर ए कह लीजिए या का कह लीजिए, तो वाक स्वातंत्र और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। दूसरे में आएगा शांतिपूर्वक निरायुध सम्मेलन, बिना हथियार के सम्मेलन कर सकते हैं। पहले बोल सकते हैं, इसके बाद सभा भी बना सकते हैं बिना हथियार के। इसके बाद सभा बनाने के बाद तीसरे नंबर पर संघ बना सकते हैं, एक साथ इकट्ठा है तो हमारा संघ भी बन जाएगा, इस तरह से याद करिएगा। फिर चौथे नंबर पर आता है भारत में सर्वत्र आबाद संचरण, मतलब कहीं भी आ जा सकते हैं, भारत के किसी भी कोने में आ जा सकते हैं, तो ये आएगा चौथे नंबर पर। संघ बना लिया, कहीं भी चले गए, उसके बाद कहीं जाएंगे तो वहाँ पे निवास भी करेंगे, वहाँ पर बसने का अधिकार है हमारे पास, तो ये ई में आएगा। फिर एफ में आएगा व्यापार, कारोबार और आजीविका का अधिकार, कहीं पे जाके रहेंगे तो वहाँ पे पैसा भी कमाना पड़ेगा, तो व्यापार इसमें आ गया लास्ट में। तो इस तरह से इसको क्रम में याद रख सकते हैं। आगे बात करेंगे अनुच्छेद 29 क्या कहता है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, तो ये 29 पूछा गया था, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों के संरक्षण की बात की गई। 30 में क्या है? तो शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रबंधन का अल्पसंख्यक का अधिकार, अल्पसंख्यक वर्गों की शिक्षा और शिक्षा संस्थाओं के बारे में 30 में बात की गई है। तो 29-30 दोनों जो है अल्पसंख्यकों से संबंधित है। नेक्स्ट है यहाँ पर राज्य निर्वाचन आयोग किस में आएगा? तो 243 के में यहाँ पे स्थानीय चुनाव कराए जा सकते हैं। मत देने का अधिकार कैसा अधिकार है? तो संवैधानिक और वैधानिक दोनों तरह का अधिकार है। जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो 2 ऑप्शन उसमें सही माने गए थे, संवैधानिक अधिकार भी इसको कहा गया था और इसको वैधानिक अधिकार भी कहा गया था। 326 के अंतर्गत, आर्टिकल नंबर 326 के अंतर्गत वयस्क मताधिकार की बात की गई है, तो ये संवैधानिक भी हो गया और वैधानिक भी अधिकार है हमारा। और एक चीज़ ज़्यादा ये पूछा जाता है कि मूल कर्तव्यों में मत देने का अधिकार शामिल है या नहीं, तो उसमें नहीं है ये। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रपति पर महाभियोग किसके अंतर्गत चलता है? तो आर्टिकल नंबर 61। 74 आर्टिकल नंबर 74 क्या कहता है? तो राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए और उनकी सहायता करने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, तो ये अनुच्छेद 74 है। अनुच्छेद 13 क्या कहता है? कि मूल अधिकार को अल्प करने या कम करने वाले कानून शून्य होंगे, मतलब ऐसा कोई कानून नहीं बना जाएगा जिसमें मूल अधिकार कम हो रहे हों, अनुच्छेद 13। नेक्स्ट है संविधान का एकात्मक लक्षण कौन कौन सा है?
यूनिटरी इसको कहते हैं। अभी देखेंगे हम जो संघीय लक्षण है उसको भी देखेंगे। तो एकात्मक में आएगा शक्ति विभाजन केंद्र के पक्ष में, कोई एक तरफा अगर कोई बात हो जाए तो समझ लीजिएगा वो एकात्मक है। संधि का विभाजन ज़्यादातर केंद्र के पक्ष में रहता है। संघ और राज्यों के लिए एक ही संविधान है, कोई अलग संविधान नहीं है कि राज्य का अलग संविधान हो। एकीकृत न्याय व्यवस्था, एकीकृत न्याय व्यवस्था भी जो है एक ही हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है। तो ये ज़्यादा झुकाव जो है केंद्र की तरफ हो जाता है, कोई राज्यों का अलग से सुप्रीम कोर्ट नहीं होता है जो सर्वे सर्वा हो। यहाँ से अगर कोई फैसला लिया गया है तो सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, तो ये भी एकात्मक में आ जाएगा। आपातकालीन केंद्र की शक्तियाँ, आपातकाल में सारी शक्तियाँ केंद्र के पास चली जाती हैं, ये भी एकात्मक लक्षण है। राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति भी केंद्र के द्वारा होती है, ये भी एकात्मक लक्षण है। फिर अंतर्राज्यीय परिषद और क्षेत्रीय परिषद, अंतर्राज्यीय परिषद का गठन जो है राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, अनुच्छेद 263 में है, बहुत इंपॉर्टेंट ये अनुच्छेद 263 अंतर्राज्यीय परिषद। और क्षेत्रीय परिषद का गठन इसमें जो अध्यक्ष रहता है वो गृह मंत्री रहता है, ये संवैधानिक संस्था नहीं है क्षेत्रीय परिषद, अभी आगे देखेंगे इसके बारे में। इसका गठन किया गया था 1956 में, किसी आर्टिकल में नहीं आएगा क्योंकि संवैधानिक नहीं है। फिर यहाँ पर इकहरी नागरिकता, ये भी एकात्मक लक्षण है। हमारे यहाँ राज्यों की अलग नागरिकता नहीं होती है, सिर्फ एक नागरिकता होगी भारत की। केंद्र सरकार का द्वारा सीमा परिवर्तन, केंद्र सरकार किसी भी राज्य का सीमा परिवर्तन कर सकती है या फिर उसका नाम चेंज कर सकती है, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हो सकती हैं, तो केंद्र की इसमें शक्तियाँ ज़्यादा हो जाती हैं। संविधान संशोधन केंद्र द्वारा, संविधान संशोधन केवल केंद्र के द्वारा किया जा सकता है। अखिल भारतीय सेवाएं भी एकात्मक में आएंगी क्योंकि ये जो है अखिल भारतीय सेवाएं आर्टिकल नंबर 312 के अंतर्गत आती हैं और इनको गठित करने का अधिकार केवल राज्यसभा का है, इसमें केंद्र का मतलब लोकसभा का कोई भी पक्ष नहीं आता है, इसलिए जो है ये एकात्मक लक्षण है। आगे बात करेंगे अब संघात्मक कौन कौन सा है। तो लिखित संविधान है हमारा, कठोर संविधान है, लिखित संविधान है, जल्दी से आसानी से इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता, जटिल प्रक्रिया है उसकी, तो ये संघात्मक लक्षण है। संविधान की सर्वोच्चता है, नंबर 1 पे संविधान रहेगा, न केंद्र के पक्ष में न राज्य के पक्ष में। फिर है संघ और राज्यों के मध्य शक्ति का विभाजन किया गया, ये भी संघात्मक लक्षण है। एक बार पढ़ लीजिए, इसको याद करना पड़ेगा अच्छे से, क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है यहाँ से। उसके बाद फिर है संविधान संशोधन प्रक्रिया की जटिलता, यहाँ पे जो जटिलता है संविधान संशोधन की, मतलब संशोधन करना आसान नहीं है, तो ये प्रक्रिया भी जो है इसको संघात्मक बनाती है। स्वतंत्र न्यायपालिका है हमारा, किसी के पक्ष में नहीं रहती, स्वतंत्र न्यायपालिका है। यहाँ पे न्यायपालिका दोनों में है, लेकिन स्वतंत्र न्यायपालिका लिखा होगा तो वो संघात्मक शक्ति होगी, लेकिन अगर लिखा रहेगा कि एकल न्यायपालिका, एकीकृत न्यायपालिका या एकल न्यायपालिका, ऐसा कुछ लिखा रहेगा तो वो एकात्मक में आ जाएगा। इसके अलावा केंद्र राज्य में पृथक सरकारें, हमारी केंद्र की अलग सरकार होती है, राज्यों में अलग सरकार होती है, तो ये भी संघात्मक लक्षण है। नेक्स्ट बात करेंगे, सर्वप्रथम लोकायुक्त कार्यालय की स्थापना कहाँ पे की गई थी, तो महाराष्ट्र में 1971 में। राज्यों की यहाँ पे बात की जा रही है। 91वां जो संविधान संशोधन था ये कब हुआ था, 2003 में हुआ था। इसमें कहा गया था कि केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% तक सीमित कर दी जाएगी, मतलब टोटल जो लोकसभा में सीटें होंगी उसके केवल 15% ही मंत्री रह सकते हैं, और यही व्यवस्था लोकसभा में भी की गई थी, यही राज्यों में भी जो विधानसभा होती है वहाँ पर भी यही व्यवस्था है। और ये कौन सा संशोधन था, 91वां 2003 वाला। नेक्स्ट है शून्यकाल, जो है कब से कब तक होता है, तो 12 बजे से 1 बजे तक सामान्यतः होता है शून्यकाल, 12 से 1 बजे तक, और ये प्रश्नकाल के तुरंत बाद होता है। प्रश्नकाल होता है 11 बजे से 12 बजे तक और शून्यकाल होता है 12 से 1। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रपति निर्वाचक गण में कौन कौन होता है, तो ये आर्टिकल नंबर 54 के अंतर्गत आते हैं, और इसमें जो है कौन कौन व्यक्ति होता है, तो राज्यसभा होता है, लोकसभा और विधानसभा। निर्वाचक गण 54 में आएंगे, और इसमें कौन कौन शामिल होगा, तो राज्यसभा, लोकसभा और विधानसभा, लेकिन केवल निर्वाचित सदस्य इसमें होते हैं, मनोनीत इसमें नहीं होते हैं। लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्यसभा के और विधानसभा के। एक चीज़ याद रखिएगा, जब महाभियोग की बात आएगी, महाभियोग में विधानसभा का कोई भी सदस्य शामिल नहीं होगा। नेक्स्ट बात करेंगे संसद में लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति आते हैं, आर्टिकल नंबर 79 में है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति के अंतर्गत निहित रहती है, और किसमें है ये, आर्टिकल नंबर 53। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में है, ये किस आर्टिकल में है, तो 53 में है। संविधान की मूल संरचना का सिद्धांत किसने दिया था, तो केशवानंद भारतीवाद में आया था 1973 में। अब 2016 का पूरा पेपर। अनुच्छेद नंबर 249 के तहत कहा गया है कि संसद द्वारा बने राज्य सूची के कानून की अवधि कितनी होगी, तो पहले तो राज्य सूची पर कानून संसद बना सकती है, किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल नंबर 249 में। और कितने समय के लिए बना सकती है, तो एक वर्ष के लिए, लेकिन उसको पुनः बढ़ाया जा सकता है कितने भी साल, मतलब एक साल करके। अगला यहाँ पर सरकारी आयोग कब आया था, 1983 में। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित था ये। राज्य वित्त आयोग एक संवैधानिक संस्था है, किस आर्टिकल में दिया गया है, तो आर्टिकल नंबर 243I में, 243I में दिया गया है।
और ये कई बार आ चुका है। पंचायतों से संबंधित जितने भी आर्टिकल हैं 243 वाले, इसको हम अलग से भी देख लेंगे एक वीडियो में, केवल पंचायती राज पढ़ेंगे। और इसके अलावा आप टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। कुछ छोटे छोटे से क्वेश्चन वहाँ पर भी किए जा सकते हैं। आगे बात करेंगे, राष्ट्र हित में राज्य सूची पर कानून बनाने की संसद की शक्ति किस आर्टिकल में आएगी? तो आर्टिकल नंबर 249। राज्य सूची पर कानून बनाने की संसद की शक्ति राष्ट्र हित में किस में आएगी? आर्टिकल नंबर 249 में। आपातकाल की स्थिति में संसद की राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की शक्ति किस में आएगी? तो आर्टिकल नंबर 250 में। आपातकाल में अगर संसद कानून बना रही है राज्य सूची पर तो 250 में आएगा, लेकिन राष्ट्र हित में बना रही है, जब राज्यसभा उसको पास कर दे रही है कि बनाओ आप, तब जो बना रही है तो वो 249 में आएगा। या फिर 2 या 2 से अधिक राज्यों की संस्तुति पर भी संसद जो है राज्य सूची पर कानून बना सकती है। किसके अंतर्गत? आर्टिकल नंबर 252 के अंतर्गत। 2 या 2 से अधिक राज्य जब संस्तुति दे दें तो उनके लिए जो है कानून बन सकता है राज्य सूची पर 252 के तहत। और अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है। तो यहाँ पे चार जो हैं तरीके हैं जब संसद कानून बना सकती है। तो ये वाला आएगा 253 में। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों की बात आएगी तो राज्य सूची पर कानून संसद बनाएगी 253 के तहत। सबसे ज़्यादा जो पूछा जाता है वो पहला वाला, राष्ट्र हित में जो राज्य सूची पर कानून बना सकती है संसद, 249 के तहत। नेक्स्ट बात करेंगे, एक ही इसमें से पूछा गया था, मैंने चारों लिख दिए कि 4 तरह से बना सकती है। निर्वाचन आयोग किस में आएगा? तो आर्टिकल नंबर 324 में आता है निर्वाचन आयोग। लोक सेवा आयोग के कृत्य या फिर मतलब लोक सेवा आयोग के काम किसके अंतर्गत आते हैं? तो आर्टिकल नंबर 320 के अंतर्गत। अगर केवल लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग लिखा हो तो 315 में आएगा, लेकिन सिर्फ 315 में सीमित नहीं, इसके बहुत सारे आर्टिकल हैं, इसलिए 320 में आएगा इसका काम। नेक्स्ट बात करेंगे, वयस्क मताधिकार किस आर्टिकल में आता है? तो आर्टिकल नंबर 326 में आता है वयस्क मताधिकार। संविधान के आधारभूत ढांचे का सिद्धांत किसने दिया था? केशवानंद भारती बाद में आया था 73 में। पंचायतों की संकल्पना जो संरचना कौन निर्धारित करता है पंचायतों की? तो राज्य विधानमंडल निर्धारित करता है, राज्य का विधानमंडल। किस आर्टिकल में है पंचायत की संरचना? तो 243C में है। नेक्स्ट है, पंचायती राज किस भाग में आता है? तो भाग 9 में। पंचायती राज व्यवस्था जो है ये किस लिए आई थी? तो लोकतंत्र में शक्तियों का विकेंद्रीकरण, मतलब एक जगह शक्ति निहित न रहे, स्थानीय सुशासन भी रहे, तो ये है विकेंद्रीकरण के लिए। यही स्टेटमेंट सही था। नेक्स्ट है, पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? तो बलवंत राय मेहता या BR मेहता को। पहले यही लाए थे, 3 स्तरीय जो व्यवस्था लाए थे 1957 में। फिर डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसको कहा है? तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार को कहा है। ये किसमें? आर्टिकल नंबर 32 में है, इसी को इन्होंने संविधान की आत्मा कहा है। बाकी लोगों ने संविधान की आत्मा प्रस्तावना को कहा है, लेकिन BR अम्बेडकर का पूछा जाएगा तो संविधान की आत्मा आर्टिकल नंबर 32 को कहा है। और इसी के तहत 5 रिटें जो जारी की जाती हैं मूल अधिकारों के विरुद्ध। नेक्स्ट बात करेंगे मूल अधिकारों के उल्लंघन के विरुद्ध। नेक्स्ट है, पंचायतों में अनुसूचित जाति के लिए अरुणाचल प्रदेश में आरक्षण की व्यवस्था नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पर अनुसूचित जाति यानी SC नहीं है, यहाँ पर ST ज़्यादा है लेकिन SC नहीं है, तो इनके लिए आरक्षण ही क्यों होगा जब वहाँ पे ये SC है ही नहीं। नेक्स्ट है, पंचायतों में आरक्षण किसके अंतर्गत आता है? ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि 243D में हर तरह के आरक्षण की व्यवस्था है, चाहे महिलाओं का हो, चाहे SC का हो, चाहे ST का हो। सहकारी समिति के निदेशकों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो 21 हो सकती है अधिकतम संख्या सहकारी समिति के निदेशकों की। अगर सहकारी समिति से पूछा जाए संविधान के किस भाग में, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भाग 9B में है। सहकारी समितियां भाग 9B में हैं। और अगर पूछा जाए कि भाग 9 में क्या है, तो भाग 9 में पंचायतें हैं। 9A में क्या है? तो 9A में नगर पालिका है और 9B में सहकारी समितियां हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो संसद के द्वारा मौलिक अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है, लेकिन मूल अधिकार में संशोधन, मतलब जो मूल ढांचा है उसमें संशोधन नहीं हो सकता। विदेश नीति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो आर्टिकल नंबर 51 है। इसमें अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात की गई है अनुच्छेद 51 में। राष्ट्रपति की शपथ जो है ये आर्टिकल 60 में आती है। अगर शपथ से संबंधित अनुसूची की बात की जाए तो अनुसूची नंबर 2 है। अनुसूची जो है ये शपथ से संबंधित है, लेकिन अगर कहा जाए इसमें राष्ट्रपति की शपथ की बात है कि नहीं, तो इसमें नहीं है। इसमें बाकी मंत्रियों की, जो सांसद होते हैं उनके शपथ की बात है। उच्च न्यायालय और न्यायालय के मतलब जो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी शपथ की बात है, लेकिन राष्ट्रपति की बात आर्टिकल नंबर 60 के अंतर्गत आएगी। अखिल भारतीय सेवाएं किसके अंतर्गत आती हैं? आर्टिकल नंबर 312। नेक्स्ट है आर्टिकल 148 क्या है? तो CAG है, कैग है, जो नियंत्रक और महालेखा परीक्षक जो होते हैं। आर्टिकल नंबर 280 क्या है? वित्त आयोग। और 323A में क्या है? प्रशासनिक अधिकरण। 323A काफ़ी इंपॉर्टेंट है, किसमें है? क्या है ये? प्रशासनिक अधिकरण। इसके अलावा भाग की बात की जाए किस भाग में है? तो 14A में, भाग 14A में है।
ये किसके संविधान संशोधन के अंतर्गत इसे जोड़ा गया था? 42वें संशोधन के अंतर्गत, प्रशासनिक अधिकरण। नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल नंबर 315, ये संघ लोक सेवा आयोग से संबंधित है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कौन पद धारण करता है? तो भारत का महान्यायवादी आर्टिकल नंबर 76 के अंतर्गत आता है और ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है, मतलब कभी भी हटाया जा सकता है, कभी भी नियुक्त हो सकता है। इसका वेतन सब राष्ट्रपति निर्धारित करते हैं। ये सरकार का वकील होता है, हर जगह ये कोर्ट में जा सकता है सरकार के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे संवैधानिक संशोधन किसके अंतर्गत आता है? तो आर्टिकल नंबर 368 के अंतर्गत आता है। वित्त आयोग किस में आएगा? तो आर्टिकल नंबर 280 में वित्त आयोग है। वित्तीय आपातकाल किस में? आर्टिकल 360 में। अखिल भारतीय सेवाएं 312 में। देखिए कई क्वेश्चन रिपीट भी करते हैं। आर्टिकल नंबर मतलब एक ही क्वेश्चन जो है एक ऑप्शन से दूसरे ऑप्शन में, मतलब एक ही ईयर के पेपर में अलग अलग ऑप्शन में रहते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल नंबर 109 की बात करें तो ये धन विधेयक से संबंधित जो विशेष प्रक्रिया होती है उससे संबंधित है। 109 धन विधेयक के संबंध में विशेष प्रक्रिया इसमें दी गई है। और आर्टिकल 110 कहा जाए तो सीधे सीधे पूरा धन विधेयक है। धन विधेयक अगर पूछा जाए किस आर्टिकल में तो 110 में है, उससे संबंधित विशेष प्रक्रिया 109 में है। और धन विधेयक के बारे में ये केवल लोकसभा में पेश हो सकता है, राज्यसभा केवल 14 दिन तक इसको रोक सकती है। क्वेश्चन यही था कि राज्यसभा कितने दिन तक रोक सकती है? 14 दिन। नेक्स्ट है नए राज्यों का प्रवेश या गठन किस आर्टिकल के अंतर्गत होता है? तो आर्टिकल नंबर 2 के अंतर्गत। मतलब बाहर से अगर कोई राज्य आएगा और उसको मतलब भारत की सीमा में शामिल करना है, राज्यों का दर्जा देना है उसको, तो आर्टिकल 2 में आएगा। लेकिन भारत के राज्य क्षेत्र के अंदर ही अगर किसी सीमा को परिवर्तित करना है किसी राज्य की, या फिर उसका नाम परिवर्तित करना है, तो इस तरह की चीज़ें करनी है तो आर्टिकल 3 में आएगा। तो इस तरह की बात की गई है और आर्टिकल 3 में आएगा। और इसके तहत जो ये कानून पास किया जाता है ऐसा करने के लिए आर्टिकल 2 या 3 के तहत, तो ये साधारण बहुमत से पास हो जाता है, साधारण बहुमत द्वारा पारित होता है। और इसके लिए आर्टिकल नंबर 368 की जरूरत नहीं होती, इसके संशोधन की जरूरत नहीं होती है। तो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत कोई भी संशोधन करना है उसमें 368 के तहत संविधान संशोधन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये दिया है, इसको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करेंगे अनुच्छेद 341 क्या कहता है? अनुसूचित जातियों से संबंधित है। और 342 जो है अनुसूचित जनजातियों से संबंधित है। अगर अनुसूचित जाति कोई डिक्लेयर होनी हो या जनजाति डिक्लेयर होनी हो तो उसको कौन करेगा? तो राष्ट्रपति डिक्लेयर करेगा। कोई जाति जो है ये अनुसूचित जाति है या जनजाति है, इसको डिक्लेयर करने का काम राष्ट्रपति है। लेकिन परामर्श किससे लेगा? तो उस संबंधित राज्य के राज्यपाल से, जहाँ पे वो जनजाति है वहाँ के राज्यपाल से। नेक्स्ट बात करेंगे अब 2017 का पेपर, राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को हुआ था। और प्रथम बैठक इसकी कब हुई थी? 1 महीने बाद 3 मई 1952 को। राज्यसभा में अधिकतम सीटें कितनी हो सकती हैं? तो अधिकतम होती हैं 250। अंतर्राज्यीय परिषद आर्टिकल नंबर 263 में है, इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। और इसका गठन कौन करता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा इसका गठन किया जाता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ कब था? तो ये डेट इंपॉर्टेंट है, 28 मई 1990। सन पूछा जाता है ज़्यादा इसमें, तो 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन हुआ था। किस आयोग की सिफारिश पर हुआ था? तो सरकारीय आयोग की सिफारिश पर इसका गठन किया गया था। और सरकारीय आयोग कब आया था? तो 1983 में। गठन कब हुआ अंतर्राज्यीय परिषद का? 1990 में। आर्टिकल 263 के तहत अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। नेक्स्ट बात करेंगे अनुसूची 3 में क्या आता है? तो शपथ और प्रतिज्ञान आता है। इसमें कौन कौन शपथ, किसकी किसकी शपथ है इसमें? तो संघ मंत्री की, संघ के जितने भी मंत्री होंगे, संसद सदस्य, राज्य के मंत्री, राज्य मंत्री शपथ, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की शपथ, राष्ट्रपति की शपथ इसमें नहीं है, आर्टिकल 60 में है। नेक्स्ट बात करेंगे प्रोटेम स्पीकर। ये कौन होते हैं प्रोटेम स्पीकर? तो नवनिर्वाचित लोकसभा का जो वरिष्ठतम सदस्य होता है, सबसे बूढ़ा मतलब एजेड सदस्य, उसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाता है। या फिर काम में जो वरिष्ठ होगा उसको बनाया जा सकता है। ये कोई निर्धारित नहीं है, ऐसी एक प्रथा है कि वही जो वरिष्ठतम होगा उसी को प्रोटेम स्पीकर बनाया जाएगा। स्थायी अध्यक्ष के चुनाव तक ये रह सकता है। जब तक स्थायी अध्यक्ष का चुनाव नहीं हो जाता तब तक प्रोटेम स्पीकर रहेगा, सबको शपथ दिलाएगा। इसका काम जो होता है वो सबको शपथ दिलाना। राज्यपाल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? तो राष्ट्रपति करता है। राज्यपाल के पास न्यायिक क्षमादान की शक्ति है। राज्यपाल जो है, जैसे राष्ट्रपति क्षमादान करता है वैसे राज्यपाल भी कर सकता है। लेकिन मृत्युदंड के केस में और सेना का अगर कोई प्रावधान हो तो उसमें राज्यपाल के पास कोई पावर नहीं रहती। मृत्युदंड के केस में केवल जो है राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है। राज्यपाल विधानमंडल का भाग होता है। तो ये स्टेटमेंट दिए थे, इसमें पूछा गया था कौन सा सही है कौन सा गलत, तो यहाँ पे सही वाले सभी लिखे हुए हैं। राज्यपाल उत्तर जो भी गलत थे उसको सही करके भी सब चीज़ लिख दिया गया है यहीं पे। नेक्स्ट बात करेंगे अनुच्छेद 21 की बात करें तो 21 में दिया गया है कि गौरवपूर्ण जीवन जीने का अधिकार और प्राण और दैहिक स्वतंत्रता दोनों जो है अनुच्छेद 21 में के अंतर्गत आएगी। और इसमें बहुत सारी स्वतंत्रता की बात की गई है। तो इसी में आता है कार्यालय स्थल पर यौन उत्पीड़न संबंधी वाद। इससे संबंधित एक वाद आता है,
जो कौन सा वाद है, केस कौन सा है, तो विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, ये केस आया था जो कि कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित है। तो ये मैचिंग में आ जाते हैं कुछ केस, ये किससे संबंधित है, विशाखावाद, इसी से यौन उत्पीड़न से। इसके अलावा प्रदूषण मुक्त जल और वायु, ये जो संबंधित केस है, ये जो वाद है प्रदूषण मुक्त जल की जो और वायु की बात की गई है, ये सुभाष कुमार बनाम बिहार राज्य केस में की गई है। जगमोहन बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में आया था फैसला कि मृत्यु दंड के केस में आर्टिकल नंबर 21 का उल्लंघन नहीं होता है। तो जगमोहन बनाम उत्तर प्रदेश केस जो है ये कहता है कि आर्टिकल नंबर 21 के तहत अगर कोई उल्लंघन नहीं होगा, अगर जो कोर्ट है वो मृत्यु दंड दे देती है। तो अगला है क्षेत्रीय परिषदों के बारे में। तो ये संवैधानिक निकाय नहीं है, तो ऑप्शन में अगर कोई भी है कि क्षेत्रीय परिषद किस आर्टिकल से संबंधित है, तो किसी भी आर्टिकल से संबंधित नहीं है। ये एक सांविधिक निकाय है और इसका गठन 1956 में राष्ट्रपति के द्वारा किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, तो क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष होते हैं गृह मंत्री। अभी अंतर्राज्यीय परिषद हमने देखा था आर्टिकल नंबर 263 में, तो उसके जो अध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री होते हैं, क्षेत्रीय परिषद के गृह मंत्री होते हैं। और वर्तमान में 6 क्षेत्रीय परिषदें हैं, कौन कौन सी, पहले 5 थी, अब एक और गठित कर ली गई है, पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद। एक है उत्तरी क्षेत्रीय परिषद, एक दक्षिणी है, एक पूर्वी है, एक पश्चिमी है, एक मध्य है, और एक जो ये 1971 में गठित हुई थी पूर्वोत्तर क्षेत्रीय परिषद, सबसे लास्ट में। नेक्स्ट है प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। स्टेटमेंट लिखा था वही है, ये वाला करेक्ट है, प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। प्रस्तावना को 2-3 बार पढ़ना पड़ेगा, तो जो शब्द हैं उसमें सब क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट है, अब 2 तरह के विशेषाधिकार होते हैं। एक व्यक्तिगत विशेषाधिकार होता है जो आर्टिकल नंबर 105(1) के तहत आता है, जिसमें वाक स्वतंत्रता और व्यक्तिगत विशेषाधिकार के आता है इसमें। और 105(2) में सामूहिक विशेषाधिकार आता है जो संसद सदस्यों का होता है। इसमें चर्चा और प्रक्रिया आती है, उसकी चर्चा और प्रक्रिया की स्वतंत्रता, संसद के आंतरिक विषयों में संचालन का अधिकार, अपरिचितों को सदन से बाहर रखने का अधिकार। तो ये सभी किस में आएगा, सामूहिक में। यहाँ पे आर्टिकल याद रखिएगा, व्यक्तिगत विशेषाधिकार 105(1) में आएंगे, सामूहिक विशेषाधिकार 105(2) में आएंगे। नेक्स्ट है राज्यों का संघ की परिकल्पना, ये कहाँ से ली गई है, कहाँ से ली हमने संविधान में, तो कनाडा से ली गई। संघ की बात कहीं भी आएगी तो हमने कनाडा से लिया है। लोकसभा अधिवेशन में कोरम यानी गणपूर्ति, जो काम शुरू करने के लिए अधिवेशन में कितने सदस्य की जरूरत होती है, तो 1/10 सदस्य। 1/10 मतलब 10वां भाग कुल सदस्यों का होना चाहिए। किस आर्टिकल में दिया हुआ है, तो आर्टिकल 103 में। नेक्स्ट बात करेंगे, न्यायिक पुनरीक्षण और शक्ति का परिसीमन, ये किस संशोधन में किया गया था, तो 38वें संविधान संशोधन में 1975 में न्यायिक पुनरीक्षण की बात की गई थी। नेक्स्ट है, मतलब मूल ढांचे में जो संशोधन नहीं किया जा सकता, न्यायिक पुनरीक्षण किया जा सकता है। संपत्ति को मौलिक अधिकारों से कब हटाया गया था, तो 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इसको हटाया गया था मूल अधिकारों से। और इसके अलावा कब, अब किस में शामिल है, तो आर्टिकल नंबर 300A में शामिल है, 300 के ए में शामिल है। इससे पहले जो आर्टिकल नंबर 31 में ये शामिल था, आर्टिकल नंबर 31 में पहले शामिल था संपत्ति का अधिकार, अब 300A में शामिल है। नेक्स्ट बात करेंगे, मताधिकार की आयु 21 से 18 कब की गई थी, तो 1989 में 61वें संविधान संशोधन के द्वारा 61 अमेंडमेंट के द्वारा इसको किया गया था। नेक्स्ट है, उद्देशिका में पंथ निरपेक्ष शब्द किसके द्वारा जोड़ा गया था, तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। बहुत सारी चीज़ें इसमें जोड़ी गई थी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा, मूल कर्तव्य वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी। तो ये जो है इसको लघु संविधान भी कहा जाता है, 42वां संविधान संशोधन लघु संविधान भी कहलाता है। आगे बात करेंगे, अमेरिका और भारत दोनों के राष्ट्रपतियों के पास पॉकेट वीटो होती है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी ऑप्शन में जो दोनों में सेम नहीं थी, तो पॉकेट वीटो में दोनों सेम है। वहाँ के राष्ट्रपति के पास भी होती है, यहाँ के राष्ट्रपति के पास भी होती है। यहाँ पे अमेरिका में अवशिष्ट शक्तियाँ जो है राज्यों के पास होती हैं, लेकिन इंडिया में केंद्र के पास होती हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, आचार संहिता को निर्वाचन आयोग निर्मित करता है, मतलब आचार संहिता बनाने का काम किसका है, चुनाव के पहले निर्वाचन आयोग का। भारत में न्यायिक पुनरीक्षण सीमित है। इसके अलावा मूल ढांचे में संशोधन कोर्ट कैंसिल कर सकती है। अगर मूल ढांचे में कोई संशोधन करता है, संसद के द्वारा किया जाता है, तो कोर्ट उसको कैंसिल कर सकती है। सरकारी आयोग किसमें, तो आर्टिकल नंबर कब आया था सरकारी आयोग, 1983 में आया था। केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है सरकारी आयोग। और इसमें अध्यक्ष कौन थे, तो RS सरकारिया थे। 2 अन्य सदस्य थे, SR सेन और P शिवरमन। दोनों के नाम इंपॉर्टेंट है, SR सेन और P शिवरमन। 83 में आया था ये। नेक्स्ट है, राज्यसभा की सीटें अक्सर पूछी जाती हैं। तो गुजरात में 11 सीट है, कर्नाटक में 12 है, केरल में 9 है और उड़ीसा में 10 है। गुजरात में 11, कर्नाटक में 12, केरल में 9 और उड़ीसा में 10 सीटें हैं। नेक्स्ट बात करेंगे 2018 का पेपर। तो सर्वप्रथम संसदात्मक सरकार जो है कहाँ पे बनी थी, तो ग्रेट ब्रिटेन में 1832 में।
संविधान सभा की पहली बैठक कब आयोजित हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 में। पहले इसी में अस्थायी अध्यक्ष बने थे सच्चिदानंद सिन्हा जी। उसके बाद फिर स्थायी अध्यक्ष बने थे 11 दिसंबर को। ये 9 दिसंबर को सच्चिदानंद सिन्हा, 11 दिसंबर को स्थायी सदस्य बने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अंतिम बैठक संविधान सभा की कब आयोजित हुई थी? तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को आयोजित हुई। फिर हमारा 26 जनवरी को संविधान लागू हो गया था। प्रस्तावना में कितने तरह की समानता की बात की गई है? तो 2 तरह की समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। 2 तरह की केवल समानता है, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। और स्वतंत्रता की कितने प्रकार की है? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता की बात की गई है। विचार की, अभिव्यक्ति की, विश्वास, धर्म और उपासना की। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता की बात की गई है। 5 ऐसे ही याद होने चाहिए, ये एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है। न्याय की बात करें तो 3 तरह के न्याय की व्यवस्था की गई है प्रस्तावना में, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय और राजनीतिक न्याय। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की यहाँ पर बात की गई है। और कोई तरह का अगर न्याय लिखा हो तो उसकी बात यहाँ पे नहीं की गई है। धार्मिक न्याय वगैरह कुछ भी नहीं किया गया है, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। अगला यहाँ पे बात करेंगे भाषा के आधार पर सबसे पहले बना जो राज्य था वो था आंध्र प्रदेश, 1953 में बना था। योजना आयोग को आर्थिक मंत्रिपरिषद किसने कहा? अशोक चंद्रा ने कहा है। संविधानेतर मतलब संविधान से संबंधित संस्था कौन सी नहीं है? तो नीति आयोग जो है, इसका संविधान में उल्लेख नहीं है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 को हुआ था। इससे पहले योजना आयोग था जिसका गठन हुआ था 15 मार्च 1950 को। 1950 को 15 मार्च 1950 को योजना आयोग बना था और नीति आयोग 1 जनवरी 1950। नेक्स्ट है नागरिकता की बात भाग 2 में की गई है, अनुच्छेद 5 से 11 में। अनुच्छेद 5 से 11। नीति निर्देशक तत्व तो भाग 4 में आएंगे, अनुच्छेद 36 से 51 तक में। और नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनको 3 भाग में बांटा गया है, समाजवादी तत्व, गांधीवादी और बौद्धिकतावादी। जो गांधीवादी तत्व है, पूछा जाता है कि गांधीवादी आर्टिकल कौन कौन से हैं, तो देख लेते हैं यहीं पर। सबसे पहले आर्टिकल 40 में गांधीवादी बात की गई है, ग्राम पंचायतों की बात की गई है। 43 भी इसी से संबंधित है, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देना। 43B जो है ये सहकारी समितियों से संबंधित है, गांधीवादी है ये 43B। फिर है और किस भाग में सहकारी समितियां? अभी हमने बात की थी 9B में। आर्टिकल नंबर 46 ये कमजोर वर्गों यानी SC ST वगैरह को शैक्षिक और आर्थिक सहायता की बात करता है, आर्टिकल नंबर 46। आगे बात करेंगे 47 भी इन्हीं से संबंधित है, गांधीवादी विचारधारा पर आधारित है। नशीले पदार्थों पर रोक लगाने की बात कही गई है इसमें। शराब वगैरह पर रोक कौन लगाता है? आर्टिकल नंबर 47। मतलब राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा कि उसको बढ़ावा ना मिले, शराब वगैरह को, ऐसा कोई प्रोडक्ट को। आर्टिकल नंबर 48 कृषि और पशुपालन को बढ़ावा देता है। अगला बात करेंगे लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है सीटों की? तो 552 अधिकतम हो सकती है और 20 केंद्र शासित राज्यों से होंगे। इनमें से केंद्र शासित राज्यों से 20 होंगे। लगातार 60 दिन तक अगर सदन से कोई अनुपस्थित रहता है तब वो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। किस आर्टिकल के तहत? तो आर्टिकल नंबर 101 के 4 क्लॉज के तहत, 101(4) के तहत 60 दिन तक अगर कोई नहीं आता तो अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। लेकिन उस टाइम पे सत्र चलते रहना चाहिए, ये नहीं सत्र के गैप में नहीं आया तो ऐसा बोल दिया गया। ये 4 दिन लगातार छुट्टी हुई हो तो वो भी काउंट नहीं होगा। नेक्स्ट बात करेंगे अखिल भारतीय सेवाओं का गठन जो है ये सिर्फ राज्यसभा के द्वारा किया जाता है, आर्टिकल नंबर 312 के तहत। द्रौपदी मुर्मू जो है हमारी 15वीं राष्ट्रपति हैं। यहाँ पे उस टाइम पे जब ये पेपर हुआ था 2018 की बात की गई थी, जब रामनाथ कोविंद की टाइम की, लेकिन यहाँ पे मैंने अभी का डाल दिया है। तो 15वीं ये राष्ट्रपति है हमारी। और यहाँ पे जो विपक्ष में कौन थे? तो यशवंत सिन्हा थे। विपक्ष में जो थे यशवंत सिन्हा थे। और द्रौपदी मुर्मू किस जनजाति से संबंधित है? तो संथाली जनजाति से संबंधित है। उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था, झारखंड की राज्यपाल रह चुकी हैं। नेक्स्ट है विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता है, इसको खत्म समाप्त किया जा सकता है, गठन किया जा सकता है, लेकिन भंग नहीं किया जा सकता। भंग नहीं किया जा सकता जैसे कि राज्यसभा काम करती है हमारे देश में, केंद्र में राज्यसभा जैसे होती है वैसे ही राज्यों में विधान परिषद होती है। किसके कौन से आर्टिकल के तहत इसको समाप्त किया जा सकता है? तो आर्टिकल नंबर 169 बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। संसद जो है समाप्त कर सकती है विधान परिषद को, और ये जो है राज्यों की अनुमति से ही कर सकती है, वहाँ पे पास हो जाएगा राज्यों से कि ऐसा करो तभी कर सकती है। नेक्स्ट है कि आधिकारिक भाषा जो है, आधिकारिक भाषा यानी भाग 17 भाषाओं की बात भाग 17 में की गई है, अनुच्छेद 243 से 351 तक। इसमें कहा गया है कि भाषाओं से संबंधित अगर कोई भी फैसला है तो उसमें साधारण बहुमत से संसद जो है फैसला ले सकती है। भाषाओं से संबंधित फैसला जो है साधारण बहुमत से हो सकता है। नेक्स्ट बात करेंगे सरकारी आयोग 83 में आया था, केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित है ये। समलैंगिकता ये भारतीय दंड संहिता की धारा 377 के अंतर्गत है। 377 में समलैंगिकता, और ये अपराध मुक्त है। ये किससे इससे संबंधित जो वाद था वो कौन सा था? तो नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ। नवतेज सिंह जौहर बनाम भारत संघ किससे संबंधित है? तो समलैंगिकता से।
नेक्स्ट है यहाँ पर जनहित याचिका के लिए प्रसिद्ध न्यायाधीश कौन है, तो इनका नाम है PN भगवती। इन्होंने ही जनहित याचिका को प्रचलित बनाया था, शुरुआत की थी। और उस समय जब ये इन्होंने बनाया था, ये मुख्य न्यायाधीश नहीं थे। ये मुख्य न्यायाधीश उस टाइम पे कौन थे, तो YV चंद्रचूड़, जो अभी वाले हमारे चंद्रचूड़ के पापा हैं। YV चंद्रचूड़ सबसे लंबे समय तक यही न्यायाधीश रहे थे। नेक्स्ट बात करेंगे, भारत और महिला और बाल विकास मंत्रालय को मानव संसाधन मंत्रालय से अलग कब किया गया था, तो ये पहले मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत आता था, अब ये अलग है। तो 30 जनवरी 2006 में इसको अलग किया गया था। और ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय कब बना था, तो 1985 में बना था। अब इसका नाम भी चेंज कर दिया गया है, अब शिक्षा मंत्रालय हो गया ये। नेक्स्ट बात करेंगे 2019 की, तो 2019 का जो पेपर है, इसमें पहला क्वेश्चन है, अकाउंटिंग को ऑडिटिंग से अलग करके कै का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित कर दिया गया था कब, तो 1976 में। कै का कार्य केवल सरकारी लेखा तक सीमित कर दिया गया 1976 में। CAG यानी नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्य क्या क्या होते हैं, तो भारत और राज्यों की विधानसभा की संचित निधि की जांच करना, प्रति व्यक्ति प्राप्ति और व्यय दोनों का लेखा जोखा तैयार करना, आकस्मिकता निधि से संबंधित अगर कोई बात है तो उसका लेखा तैयार करना CAG का काम है। CAG का आर्टिकल है 148 से 151। नॉर्मली यही दिया रहता है, 148 दिया रहता है, 148 में एक कैग, और बाकी जो इसके प्रावधान है वो 51 तक है, 151 तक। नेक्स्ट है यहाँ पर नियोजित विकास का विरोध किसने किया था, तो महात्मा गांधी जी ने नियोजित विकास का विरोध किया था। ये नॉर्मल विकास चाहते थे, ये नहीं चाहते थे कि कोई एक व्यक्ति के पास ज़्यादा पैसा हो, किसी के पास कुछ भी ना हो, तो ये समान विकास चाहते थे, सामाजिक विकास पर ही जोर देते थे। अल्पसंख्यक शब्द को संविधान में परिभाषित नहीं किया गया है, ये चीज़ अगर आ जाए स्टेटमेंट तो ये सही है। अल्पसंख्यक शब्द परिभाषित नहीं है, इसको परिभाषित किसके द्वारा किया गया था, TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य 2002 के द्वारा अल्पसंख्यक वर्ग को पहचान दी गई। दो आधार पर अल्पसंख्यक वर्ग बनते हैं, एक राष्ट्रीय आधार पर, एक प्रांतीय अल्पसंख्यक। एक राष्ट्रीय अल्पसंख्यक बनते हैं, एक प्रांतीय अल्पसंख्यक। राष्ट्र के हिसाब से कौन अल्पसंख्यक है उस तरह से निर्णय लिया जाएगा, कोई राज्य है अगर वहाँ पे कौन अल्पसंख्यक है, तो इस तरह से दो तरह से निर्णय लिया जा सकता है। कौन सा ये वाद है, तो TMA पाई फाउंडेशन बनाम कर्नाटक राज्य। नेक्स्ट है, भारत में राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है, ये सीधा सीधा स्टेटमेंट है, क्योंकि आर्टिकल नंबर 1 कहता है कि भारत या फिर इंडिया राज्यों का संघ है, यहाँ से जो राज्य हैं वो अलग नहीं हो सकते। नेक्स्ट है, राज्यसभा में सीटों का आवंटन किस अनुसूची में है, अनुसूची नंबर 4 में है, राज्यसभा की बात की गई है। फिर दल बदल विरोधी कानून किसके अंतर्गत आते हैं, तो 52वें संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था 1985 में, अनुसूची 10 में है दल बदल। नेक्स्ट है, जनगणना किस अनुसूची में आती है, तो संघ सूची का विषय है ये। वर्तमान में संघ सूची में कितने सब्जेक्ट हैं, कितने विषय हैं, तो 100 है, पहले 97 थे। राज्य सूची में पहले 66 थे, अब 61 हैं। राज्य सूची में कम हुए, देखिए 66 थे 61 हैं। समवर्ती सूची में पहले 47 थे, वर्तमान में 52 है। सभी विषय पता होने चाहिए, खास करके वर्तमान वाले जरूर। 100 हैं, फिर 61 हैं, फिर 52, 100 61 52। नेक्स्ट बात करेंगे 11वीं अनुसूची जो कि पंचायती राज से संबंधित है, इसमें कितने विषय हैं, तो 29 विषय हैं 11वीं अनुसूची में। और किस संविधान संशोधन के अंतर्गत इसको जोड़ा गया था पंचायती राज को, तो 73वें संशोधन के अंतर्गत 1992 में, लागू हुआ था 93 में 24 अप्रैल को। नेक्स्ट है, PMO यानी प्रधानमंत्री कार्यालय की संकल्पना कब आई थी, तो 1977 में PMO का कॉन्सेप्ट आया, और इस टाइम पे जो हमारे मुख्यमंत्री थे मोरारजी देसाई थे। 6वीं अनुसूची में क्या क्या है, तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय प्रशासन से संबंधित है 6वीं अनुसूची। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम तीनों राज्य इसी क्रम में, अच्छे से क्रम में नहीं, लेकिन तीनों राज्य पता होने चाहिए। और यहाँ की जनजातीय प्रशासन से संबंधित अनुच्छेद कौन कौन सा है, तो 244(2) और 275(1), 244(2) और 275(1) जो है इससे संबंधित है। नेक्स्ट बात करेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है टू हैव द बॉडी ऑफ, टू हैव द बॉडी ऑफ। इसी तरह से देवनागरी में लिखा हुआ था, इसीलिए मैंने यहाँ पे उसी तरह से इंग्लिश में लिख दिया। और परमादेश का मतलब होता है वी कमांड, भी हम आदेश देते हैं। यहाँ पे शरीर को प्रस्तुत करो, जो हिंदी में इसको कहते हैं वी कमांड, हम आदेश देते हैं। प्रतिषेध में टू फॉरबिड, मना करना। इसके अलावा उत्प्रेषण में क्या होता है, टू बी सर्टिफाइड, मतलब अगर कोई काम हो गया है उसके बाद उसको रोकना, टू बी सर्टिफाइड। अधिकार परीक्षा, जो बाई वॉट अथॉरिटी ऑफ वारंट, मतलब किस अधिकार से, कोई अधिकार अगर पूछा जा रहा है तो अधिकार परीक्षा में आएगा। नेक्स्ट बात करेंगे धन विधेयक, किसमें, आर्टिकल नंबर 110। जन्म मृत्यु का पंजीकरण जो है अधिनियम कब आया था, ये 1969 में जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम आया था। और इसके तहत जन्म और मृत्यु जो है कितने दिन के अंतर्गत उसका पंजीकरण होना चाहिए, तो 21 दिन के अंदर जो है जन्म हो या मृत्यु उसका पंजीकरण हो जाना चाहिए। नेक्स्ट है पर्यावरण रक्षा व वन तथा वन्य जीवों की रक्षा, किसमें आएगा, तो ये नीति निर्देशक तत्वों में आता है।
42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसको ऐड किया गया था 48A में। आर्टिकल नंबर 48A जो है पर्यावरण से संबंधित है। इसके अलावा 7वें मूल कर्तव्य में भी ये शामिल है। पर्यावरण की बात मूल कर्तव्य में भी की गई है। नेक्स्ट बात करेंगे पंचायत आरक्षण किस में आएगा, तो 243D के अंतर्गत सभी तरह के आरक्षण है। 1/3 जो महिलाओं के लिए, इसको बढ़ाया भी जा सकता है, अगर संबंधित राज्य अगर चाहे तो बढ़ा सकता है महिलाओं का आरक्षण। ग्राम सभा में मतदाता सूची में शामिल लोग, ग्राम सभा में कौन कौन शामिल होता है, तो मतदाता सूची में जितने व्यक्ति होंगे सब वो ग्राम सभा के सदस्य समझे जाएंगे। नेक्स्ट बात करेंगे मजदूर किसान शक्ति संगठन यानी MKSS का संबंध किससे, तो RTI एक्ट से है। 1987 में ये संगठन बना था और RTI एक्ट जब तक आया नहीं था, 2005 में ही आया था। उससे पहले बहुत सारी ऐसी मांगें उठ रही थी RTI एक्ट लाने के लिए, उसी में एक ये भी था। नेक्स्ट है भारत अर्ध संघात्मक देश है, किसने कहा था, तो KC वीयर ने कहा था कि यहाँ पे संघ व्यवस्था भी है, एकात्मक व्यवस्था भी है। भारत कश्मीर का भारत में विलय कब हुआ था, राजा हरि सिंह ने जो हस्ताक्षर किए थे तो 26 अक्टूबर 1947 में किए थे। ये क्रम पूछा गया था कि पहले क्या हुआ उसके बाद क्या हुआ, तो हरि सिंह ने हस्ताक्षर किए 26 अक्टूबर 1947 को। उसके बाद जम्मू कश्मीर की संविधान सभा ने इसका अनुमोदन कब किया था, 11 नवंबर 1957 को। संविधान सभा का गठन जब हुआ 1957 में जाके, तब इसका अनुमोदन किया गया। उसके बाद जम्मू कश्मीर का अपना संविधान कब लागू हुआ, तो 26 नवंबर 1957 को, 26 नवंबर 1957। नेक्स्ट बात करेंगे केंद्रीय कानूनों की संवैधानिक जांच, वैधता जांच पर सुप्रीम कोर्ट को अनन्य शक्ति प्राप्त है। अगर केंद्रीय कानून की संवैधानिकता की जांच करने कोई कानून बनाया गया है संसद के द्वारा, तो उसकी जांच कौन कर सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट उसकी जांच कर सकता है। इसके लिए उसको अनन्य शक्ति प्राप्त है। पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है और लोक सेवा दिवस 21 अप्रैल को मनाया जाता है। आर्टिकल नंबर 43A क्या कहता है कि उद्योग प्रबंधन में मजदूरों की भागीदारी, उद्योग प्रबंधन में मजदूरों को भी ऐड करना चाहिए, ऐसा 43A कहता है। आर्टिकल नंबर 38 क्या कहता है कि राज्य लोक कल्याण की अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। राज्य का काम है, मतलब जो राज्य का मतलब यहाँ पर सरकार से है, तो सरकार ऐसा कानून बनाएगी जो लोगों के कल्याण के लिए हो। आर्टिकल नंबर 38। 39A ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कहता है कि समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता, समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल नंबर 39A में है, जो कि जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। नेक्स्ट है यहाँ पर आर्टिकल नंबर 45 कहता है कि 0 से 6 साल के बच्चों को शिक्षा और उनकी देखभाल, शिक्षा और देखभाल दोनों की बात की गई है 0 से 6 साल के बच्चों के लिए, आर्टिकल नंबर 45 में। नेक्स्ट है प्रस्तावना को लागू नहीं किया जा सकता है, मतलब अगर आपको लगे कि प्रस्तावना से संबंधित मेरे साथ कोई गलत हो रहा है, मेरे साथ कोई प्रस्तावना में ऐसी बात लिखी है और मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, तो उसको लेके हम कोर्ट में नहीं जा सकते, तो इसको लागू नहीं कराया जा सकता है, कोर्ट नहीं जा सकते इसके लिए। फिर है नेक्स्ट बात, जो आर्टिकल नंबर 162 क्या कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 162 में है राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। 156 में क्या है कि राज्यपाल जो है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा। 158 क्या कहता है, राज्यपाल की सेवा शर्तें, राज्यपाल की सेवा शर्तें 158 में है। राज्यपाल से संबंधित सभी अनुच्छेद हम राज्यपाल डाल के ब्रेक टाइम क्लासेस सर्च करेंगे तो राज्यपाल के बारे में सब आएगा, राष्ट्रपति डाल के सर्च करेंगे तो सब आ जाएगा। नेक्स्ट बात करेंगे 2020 का पेपर, जितने भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार पूछा जा चुका है। तो आर्टिकल नंबर 371 में क्या है, गुजरात और महाराष्ट्र के बारे में, कुछ राज्यों की विशेष उपबंध है, उनसे संबंधित जो आर्टिकल है वो देख लेंगे। 371 में गुजरात और महाराष्ट्र। 371A में क्या है, नागालैंड, ए मतलब नागा। फिर 371B में क्या है, तो बी में है असम, पहले नागालैंड फिर असम। फिर आएगा 371C में मणिपुर, तो ये हो गया नाम। 371C में क्या हो गया, मणिपुर, पहले वाला ऐसे ही याद रखना है। 371 केवल है, इसमें ABCD कुछ नहीं लगा, गुजरात और महाराष्ट्र। फिर A में है नागालैंड, B में है असम और C में है मणिपुर। फिर D में क्या है, D में है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों, D में क्या है, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों, AT आ जाएगा इसमें। E में क्या है, तो E में केंद्रीय, आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना, E बहुत इंपॉर्टेंट है। E में क्या है, आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना। फिर F में क्या दिया हुआ है, F में दिया हुआ है सिक्किम। 371F में क्या है, तो सिक्किम दिया हुआ है। फिर G में क्या है, मिजोरम, G से मिजो ऐसे थोड़ा सा रिलेट करिए, G मिजो। फिर आर्टिकल नंबर 371H में क्या है, तो H में है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश अगर हमें जाना है, वहाँ काफ़ी जंगल हैं, तो मान लीजिए कि वहाँ पे हवाई पट्टी बनी हुई है, H उसका साइन होता है हवाई पट्टी का। उसके बाद हम जाके सीधे हेलीकॉप्टर से यहीं पर उतरेंगे, तो ये अरुणाचल प्रदेश H हो गया। फिर I है गोवा, I जो है वो गोवा है। I मतलब हमें जाना है, कहाँ जाना है,
गोवा जाना है, मैं गोवा जाऊंगी, तो ये है आर्टिकल नंबर 371 आई गोवा। जे क्या है, तो जे है कर्नाटक और हैदराबाद। जे सबसे लास्ट वाला कर्नाटक और हैदराबाद दोनों से संबंधित है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर पंचायती राज जो है किस में आएगा, तो भाग 9 में आता है। संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया था, 1992 में तृतीय तल पंचायतों को कहा गया है, तो ये 73वें और 74वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। 73वें में पंचायत और 74वें में क्या है, नगर पालिका। नेक्स्ट बात करेंगे अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, बाहर से जो नए राज्यों का प्रवेश होता है। और 3 में क्या है, तो राज्यों की क्षेत्र सीमा नाम परिवर्तन या फिर विभाजन, जो राज्य क्षेत्र के अंदर ही जो परिवर्तन होगा वो 3 में आएगा। नेक्स्ट है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार किसको है, तो संसद को केवल अधिकार है कि उच्च न्यायालय को न्यायाधीश को पूरा संकल्प पारित करके हटा सके। फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का अधिकार भी संसद के पास है। कैग को हटाने का अधिकार भी संसद के पास है। इसके अलावा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने का कार्य में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाना हो तो इसमें संसद का काम नहीं है, राष्ट्रपति हटाता है। किसके कहने पर, तो उच्चतम न्यायालय में केस चलेगा, केस के बाद जो फैसला आएगा उसी आधार पर राष्ट्रपति हटाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पर पंचायत चुनाव संबंधी सभी कार्य जो है किसके अंतर्गत आते हैं, तो राज्य निर्वाचन आयोग करता है आर्टिकल नंबर 243 के तहत। अंतर्राज्यीय परिषद 263 में आता है। वित्त आयोग आर्टिकल 280 में आता है। प्रशासनिक अधिकरण 223 का में आता है, भाग 14 का में। संघ लोक सेवा 315 में आता है। देखिए बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिपीट मिलेंगे, आर्टिकल्स वगैरह। केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो 1964 में हुई थी। सतर्कता आयोग की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर, तो संथानम समिति की सिफारिश पर की गई थी। और इसको सांविधिक दर्जा कब मिला था, तो स्थापना 64 में हुई थी, सांविधिक दर्जा 1998 में दिया गया था। ये संवैधानिक संस्था नहीं, याद रखिएगा, सांविधिक संस्था है, आर्टिकल कोई इससे संबंधित नहीं है। एजेंसी के रूप में इसको कब अधिकृत किया गया था, तो 2004 में इसको एक एजेंसी के रूप में अधिकृत कर लिया गया, केंद्रीय सतर्कता आयोग को। नेक्स्ट है राष्ट्रीय महिला आयोग, ये सांविधिक निकाय है, ये भी संवैधानिक नहीं है। 1992 में ये बना था महिला आयोग। और अधिनियम कौन सा था, तो 1990 का अधिनियम था। इसी अधिनियम के द्वारा 1990 के अधिनियम के द्वारा ये बना था महिला आयोग। और पहली अध्यक्ष इसकी थी जयंती पटनायक। और उसके बाद से जो अध्यक्ष बनी उनका क्रम भी देख लीजिए, पहले जयंती पटनायक, फिर मोहिनी गिरी, क्योंकि ज़्यादा बनी नहीं है तो पूछा जा सकता है। जयंती पटनायक, मोहिनी गिरी, विभा पार्थसारथी, गिरिजा व्यास, ममता शर्मा, ललिता कुमार मंगलम और रेखा शर्मा। जयंती पटनायक पहली थी। नेक्स्ट बात करेंगे मूल कर्तव्य किसमें है, तो भाग 4 का में। राज्य किसमें आता है, तो राज्य भाग 6 में आता है। सभी भाग पता होने चाहिए। महान्यायवादी का संबंध किस भाग से, तो भाग 5 से। संघ की बात किसमें की गई, मतलब केंद्र की बात, तो इसी में की गई भाग 5 में। उसी के अंतर्गत महान्यायवादी भी आ जाता है आर्टिकल नंबर 76 में। फिर यहाँ पर संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं वो भाग 15 के अंतर्गत आएंगी। अब संघ और राज्यों के संबंधित सेवाएं हम देख रहे हैं, तो एक और चीज अखिल भारतीय सेवाएं किस में आती हैं, तो आर्टिकल नंबर 312 में अखिल भारतीय सेवाएं हैं, भाग 15 में। नेक्स्ट बात करेंगे संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है, तो प्राक्कलन समिति होती है। इसका गठन 1950 में किया गया था। किसकी सिफारिश पर, तो जॉन मथाई की सिफारिश पर। और इसमें सदस्य कितने होते हैं, 30 सदस्य होते हैं, सब लोकसभा के होते हैं। और अध्यक्ष जो होता है वो सत्ताधारी पार्टी से होता है, जो पार्टी सत्ता में रहती है। नेक्स्ट नागरिकता किस में आता है, तो भाग 2 में 5 से 11 जो अनुच्छेद है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था पूर्णतया न परंपरागत है न आधुनिक है, मतलब परंपरागत तो है लेकिन हम आधुनिकता को भी साथ में लेकर चलते हैं। ये स्टेटमेंट आ जाए तो सही होगा। नेक्स्ट है 91वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 2003 में हुआ था। इसमें केंद्र और राज्यों के मंत्रियों की संख्या कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। अभी पहले भी क्वेश्चन आया था। और किस आर्टिकल के अंतर्गत जो है ये इसकी बात की गई है, तो आर्टिकल नंबर 75(1) के का के तहत ये केंद्र के केस में है, लोकसभा के केस में है। और 164(1) के तहत जो है ये राज्यों के केस में है, विधानमंडल के केस में है। दोनों अलग अलग यहाँ पर। तो इसका संशोधन कौन सा है, 91वां 2003 में आया था। नेक्स्ट है संविधान के आधारभूत ढांचे से संबंधित अनुच्छेद कौन सा, केशवानंद भारती 73। अनुच्छेद 50 क्या कहता है कि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। 40 में है पंचायत, 44 में है समान सिविल संहिता और 39A में है समान न्याय और निःशुल्क विधिक सहायता। नेक्स्ट है महान्यायवादी किस आर्टिकल में आएगा, तो 76 में महान्यायवादी है, जो कि राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। उनका वेतन भी राष्ट्रपति के द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता वाला व्यक्ति महान्यायवादी बनता है। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की उसके अंदर योग्यता होनी चाहिए। नेक्स्ट है भारत को अर्ध संघात्मक व्यवस्था भी कहा गया है। ये स्टेटमेंट सीधे सीधे है। संयुक्त बैठक किस आर्टिकल के अंतर्गत, तो 108 के अंतर्गत।
केवल साधारण विधेयक के संबंध में संयुक्त बैठक का आयोजन हो सकता है और वित्त विधेयक के संबंध में। धन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक पर संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जा सकती। नेक्स्ट बात करेंगे आर्टिकल नंबर 61 जो है ये महाभियोग से संबंधित है। 67 खा जो है उपराष्ट्रपति को हटाने से संबंधित है। 67 केवल 67 याद रखिए उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए। 94 जो है ये स्पीकर को हटाने के लिए है। 90 है जो राज्यसभा के उपसभापति को हटाने के लिए। 90 राज्यसभा के उपसभापति को हटाने के लिए है। नेक्स्ट बात करेंगे राष्ट्रीय ध्वज हमारा कब अपनाया गया था, तो 22 जुलाई 1947 में। 22 जुलाई 1947। भारत को राष्ट्रमंडल की सदस्यता कब मिली थी, तो मई 1949 में, मई 1949 में भारत को भी सदस्यता मिल गई थी। राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय गीत की कब ये शामिल किए गए थे, जो हमें अपनाए गए थे, तो 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के 2 दिन पहले। और हमारे राष्ट्रपति पहले जो राजेंद्र प्रसाद जी बने थे ये भी 24 जनवरी 1950 से बने थे। नेक्स्ट बात करेंगे 2021 की पेपर की, तो संचित निधि किस आर्टिकल में आता है, 266 में। संसद के अधिकार में होता है संचित निधि। और अगर परमिशन की बात की जाए, कौन परमिशन देता है यहाँ से धन निकालने या लेने की, कुछ भी करने की, तो वो लोकसभा का अध्यक्ष देता है। आकस्मिक निधि आर्टिकल 267 में आता है, राष्ट्रपति के अधिकार में होता है आकस्मिक निधि। मताधिकार मूल कर्तव्य का हिस्सा नहीं है। मताधिकार जो आर्टिकल नंबर 326 में आता है, जिसमें वयस्क मताधिकार की बात की गई है। मूल अधिकार हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सभ्य विश्व के साथ किया गया समझौता है। ये किसका कथन है, तो डॉक्टर राधाकृष्णन का, एस राधाकृष्णन का कथन है, जो हमारे पहले उपराष्ट्रपति थे और दूसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। एस राधाकृष्णन का कथन है ये। नेक्स्ट है मतदान की आयु को 21 से घटाकर 18 कब किया गया था, तो 1989 में 61वें संविधान संशोधन के तहत। कुछ प्रावधान है, इसके स्रोत क्या है, तो मूल अधिकार यूएसए से लिया गया, नीति निर्देशक तो हमारे आयरलैंड से लिए गए हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ जो हैं, अवशिष्ट शक्तियाँ जो केंद्र के पास होती हैं, कनाडा से लिया गया है। आपातकालीन शक्तियाँ हमारी जो है जर्मनी से ली गई हैं। हिटलर था जर्मनी का, तो आपातकाल ही लगाएगा हमेशा। नेक्स्ट है कैग रिपोर्ट की जांच करने वाली समिति कौन सी होती है, तो लोक लेखा समिति कैग की रिपोर्ट की जांच करती है। लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, इसमें 15 जो है लोकसभा से होते हैं, 7 राज्यसभा से। नेक्स्ट बात करेंगे धन विधेयक राज्यसभा में पेश नहीं हो सकता है। धन विधेयक को केवल लोकसभा में पेश किया जा सकता है, राज्यसभा केवल 14 दिन तक रोक सकती है। शून्यकाल प्रश्नकाल के ठीक बाद होता है। और शून्यकाल कब इसका कॉन्सेप्ट आया था, तो ये भारत की देन है, कहीं संविधान में इसका उल्लेख नहीं है। 1962 से ये शून्यकाल का प्रयोग किया जा रहा है और ये 12 से 1 बजे तक होता है। प्रश्नकाल होता है 11 से 12 बजे तक, 11 से 12 बजे तक, और शून्यकाल 12 से 1। नेक्स्ट है गोलकनाथवाद कब आया था, 1967 में। इसमें कहा गया था कि संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। इसमें बहुत सारी चीज़ें कही गई थी, लेकिन इसमें यह भी कहा गया था कि संसद जो है ये मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती है। गोलकनाथवाद 1967। नेक्स्ट बात करेंगे उसके बाद एक 24वां संविधान संशोधन आया था 71 में। इसमें इसी गोलकनाथवाद को रद्द कर दिया गया था और कहा गया था कि संसद मूल अधिकार के किसी भी भाग का संशोधन कर सकती है। यह था 24वां संविधान संशोधन 1971। फिर आता है केशवानंद भारतीवाद 1973। इसमें कहा गया कि संसद संशोधन तो कर सकती है लेकिन मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं कर सकती है। तो तीनों चीज़ यहाँ पर अलग अलग है। जो मेन सबसे सही आया था केशवानंद भारती वाला आया था। फिर आता है 42वां संविधान संशोधन 1976। केशवानंद भारतीवाद के बाद आया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि संशोधन तो करो लेकिन मूल ढांचे को मत बदलो। नेक्स्ट है प्रस्तावना में संघीय शब्द नहीं है। ये चीज़ स्टेटमेंट आ सकता है, संघीय शब्द प्रस्तावना में नहीं दिया गया है। लोकतंत्रात्मक दिया गया है, पंथ निरपेक्ष, संप्रभुता, ये सभी शब्द हैं। मंत्रि परिषद सामूहिक रूप से सिर्फ लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। इस आर्टिकल में 74 के 3 में। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य संघीय सरकार में मंत्री बन सकते हैं। ये भी स्टेटमेंट आ सकता है। तो राज्यसभा मतलब आया हुआ है प्रीवियस ईयर ये। राज्यसभा और लोकसभा दोनों के सदस्य जो है संघीय सरकार में मंत्री बन सकते हैं। यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ पूछी जाती है, मैंने जो भी उससे एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं सब लिख देती हूँ, तो जिससे जो है कोई भी प्रश्न बने तो गलत ना हो। अगला है यहाँ पर राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को सुप्रीम कोर्ट में जांच के बाद राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। चाहे राज्य लोक सेवा आयोग हो, चाहे केंद्र संघ लोक सेवा आयोग हो, सब में जो है सुप्रीम कोर्ट जांच करेगा, उसके बाद ही उसको राष्ट्रपति हटा सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पर प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो सुकुमार सेन थे 1950 से 1958 तक। और प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी हमारी, तो वीएस रामा देवी थी, 1990 में बनी थी, 1990 में। क्या आप मुझे एक ऐसा स्वतंत्र देश दिखा सकते हो जहाँ अलग निर्वाचक मंडल है, अंग्रेज जा चुके हैं लेकिन अपनी शरारत छोड़ गए हैं? ये किसने बोला था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये संसद में कहा था। नेक्स्ट बात करेंगे राज्य और राज्यसभा की सीटें। तो राजस्थान में 10 सीटें हैं, गुजरात में 11 हैं, कर्नाटक में 12 हैं, पंजाब में 7 हैं। राजस्थान की कई बार पूछी जाती है, 10 हैं, गुजरात में 11, फिर से देख लीजिए, कर्नाटक में 12 हैं, पंजाब में 7 हैं। अगला है यहाँ पर
पंचायत समिति का क्रम तो ये बहुत बार हमने देख लिया अभी, बी आर मेहता, अशोक मेहता, जी वी के राव, एल एम सिंघवी। अगला है लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार करने का अधिकार किसके पास है, तो राज्य विधानमंडल के पास है। और 21 आर्टिकल के अंतर्गत आता है 321 के अंतर्गत। 321 के अंतर्गत लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है। राज्यों का जो लोक सेवा आयोग है उसके कार्यों का विस्तार कौन करेगा, राज्य विधानमंडल। अगला है आर्टिकल नंबर 40 में ग्राम पंचायत, 43B में सहकारी समितियां, 46 में क्या है, तो SC ST को शैक्षिक और आर्थिक सहायता प्रदान करना, ये 46 में है। फिर आर्टिकल 50 में क्या है, न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण। अगला है यहाँ पर राष्ट्रपति लोकसभा के निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र को संबोधित करता है। इसके अलावा हर साल पहले सत्र की संयुक्त बैठक को भी संबोधित करता है, तो ये स्टेटमेंट आ सकता है। नेक्स्ट है वित्त आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और सदस्यों की योग्यता को निर्धारित करता है तो उसको संसद निर्धारित करती है। वित्त आयोग के सदस्यों की योग्यता क्या होनी चाहिए तो वो संसद निर्धारित करेगी और नियुक्ति कौन करेगा, तो राष्ट्रपति। स्थानीय शासन का आधार स्तंभ किसको कहा जाता है, तो 73वें संविधान संशोधन को 1992 में आया था। तीसरी अनुसूची में क्या है, शपथ और प्रतिज्ञान। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, राज्यसभा की बात जो की गई चौथी अनुसूची में की गई है। सातवीं अनुसूची जो है, तीनों सूचियां इसमें हैं, जो संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, सब इसी में सातवीं अनुसूची में। आठवीं अनुसूची भाषाओं से संबंधित है। फिर बी आर मेहता समिति कब बनी थी, 57 में, अशोक मेहता 77 में, एल एम सिंघवी 86 में, पी के थुंगन 88 में। नेक्स्ट है यहाँ पर विधानसभा की सीटें। गोवा में कितनी है, तो 40 है। विधानसभा की बात की जा रही है अब की। उत्तराखंड में है ये 70 सीटें हैं, मणिपुर में 60 हैं, उत्तर प्रदेश में 403 सीटें हैं। पहले 404 थी, एंग्लो इंडियन वाली हट गई, 403 सीटें हैं। इसके अलावा अभी हाल ही में चुनाव हुए थे 3 राज्यों में, त्रिपुरा, मेघालय और नागालैंड, यहाँ पे 60-60 सीटें हैं तीनों में। दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र यानी NCR का बनाया गया था किस संविधान संशोधन के द्वारा, तो 69वें संविधान संशोधन 1990 के द्वारा 1990 में बनाया गया था और तभी यहाँ पर विधानसभा भी बनी थी। अगला बात करते हैं यहाँ पर संविधान की मूल संरचना की अवधारणा, केशवानंद भारती केस। आर्टिकल नंबर 49 क्या कहता है कि राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों की रक्षा करना 49। राष्ट्रपति पद धारण करने से पूर्व आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री रह चुके थे ये व्यक्ति और केंद्रीय मंत्री भी रह चुके थे और लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। ये कौन थे, तो ये थे नीलम संजीव रेड्डी जो कि बाद में राष्ट्रपति बने। नेक्स्ट है 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक राज्य लोक सेवा आयोग जो बनाया जा सकता है, उसका गठन किया जा सकता है और ये कौन कर सकता है, तो संसद ऐसा कर सकती है। आर्टिकल नंबर 315(2) के तहत। 21वां संविधान संशोधन कब आया था, तो 1967 में आया था, जिसमें 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 71वां संविधान संशोधन आया था 1992 में, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली को जोड़ा गया। सब में बड़ी की मात्रा लगी है, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। फिर 92वां संविधान संशोधन 2003 में आया था, 92 वाला, और इसमें बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को जोड़ा गया था। तो ये चारों कब सबसे लास्ट में कौन सी जोड़ी गई थी, ये चारों बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। कभी कभी क्रम भी पूछ लिया जाता है, निम्न में से कौन सी सबसे लास्ट में जोड़ी गई। तो ये सभी हैं जो 8वीं अनुसूची में है। वर्तमान में 8वीं अनुसूची में 22 भाषाएं हैं टोटल। तो ये सभी पूरा हो गया 2012 से 2022 तक का पूरा पेपर।